ये बंदा पूरी तरह से लोहे के पिंजरे में जागता है। उसके पास कपड़े नहीं है और उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। जब वो आसपास देखता है तो वो बहुत सारे ऐसे ही पिंजरे देखता है जिनमें बदनसीब लोग बंद हैं जो जल्द ही गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जेन को इस पूरे नज़ारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक डाकू लड़की उन्हें खाना देने आती है तो वो आराम से उठता है और जैसे कोई बात हो पिंजरे को फाड़ देता है। लड़की जब देखती है कि उसने इतना आसानी से लोहे को तोड़ दिया तो वो डर जाती है और दंग रह जाती है। उसे डर लगता है कि जेन उसे मार डालेगा, लेकिन इसके बजाय उसकी पिटाई करते हुए हमारा लड़का उसे ठीक करता है और पता चलता है कि वो डाकुओं की मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उसका छोटा भाई पकड़ रखा है और उसे उनके लिए काम करने पर मजबूर किया है। तो जेन ठान लेता है कि अब इन सब गुंडों का यहाँ और अभी निपटारा करेगा। वो दरवाज़ा तोड़कर पहले डाकू को धमाकेदार तरीके से फेंक देता है और इसे लेकर कि वो नंगा है उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जेन एक एक करके सबको धूल चटा देता है, पीछे सिर्फ पिटे हुए डाकुओं के ढेर छोड़ता है। हैरान डाकुओं के लिए कोई मौका नहीं है, वो बस बहुत तेज है और उनके लिए ताकतवर। आखिरकार वो उनके बॉस तक पहुंचता है और ये कमीना, जो इस दुनिया में काफ़ी ताकतवर माना जाता है, लड़ने की भी कोशिश नहीं करता। जब वे देखता है कि हमारा लड़का आखिरी डाकुओं से कैसे निपटता है तो वो बस उससे विनती करता है कि रुको और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। पैसे और गुलाम कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा लड़का बस बाकी के डाकुओं को खत्म कर देता है और करीब आ जाता है। ये डाकू बॉस समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्यों वो अपनी आत्मा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ये नंगा आदमी इतना जबरदस्त क्यों है। जिन बस देखता रहता है, उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेकार की कीड़ा हो। और ये कमीना समझ गया कि अब उसकी बड़ी पिटाई पक्की है, तो वो भागने लगा अपनी आखिरी उम्मीद दिखाने के लिए, एक पिंजरा जिसमें एक दानव था। और डाकू सरदार को पूरा यकीन हो गया कि अब हमारा लड़का फंस गया है। लेकिन जब दानव ने हमला किया, जेन ने बड़ी आसानी से उसका वार रोक दिया। अब ये कमीना सच में दंग रह गया। उसने कभी किसी इंसान को बिना हथियार के सीधे दानव के हमले को रोकते नहीं देखा था। पता चला जेन की ताकत इंसानी हद से कहीं ज्यादा है। और ये सब कुछ नहीं था। इसके बाद उसने अपनी दिव्य शक्ति निकाली और बस वो एक एनर्जी बीम से उस दानव को पूरी तरह खत्म कर देता है। और जब ये सब हो जाता है तो वो वापस उस निकम्मे की तरफ मुड़ता है ताकि उसे सही से सजा दे सके जो उसने उन सभी बेचारी आत्माओं के साथ किया था। लेकिन जेन इतना ताकतवर क्यों है और उसे ये ताकत कैसे मिली? खैर, ये सब 100 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। एक भयानक तबाही पृथ्वी ग्रह पर आई जिसने पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म कर दिया। इस आपदा की जड़ तब पड़ी जब एक रहस्यमयी वायरस ने जानवरों को म्यूटेट करना शुरू किया, उन्हें अजीबोगरीब डरावने राक्षसों में बदल दिया, जिसे बाद में नाम दिया गया भ्रष्ट लोग। कुछ ही सालों में ये महामारी इतनी तेजी से फैल गई कि इंसानियत का 99% हिस्सा तबाह हो गया। बची हुई थोड़ी सी जनसंख्या ने पूरी मेहनत से मोर्चा संभालने और लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि पारंपरिक युद्ध इन राक्षसों के खिलाफ बिल्कुल बेकार है। मजबूरी में इंसानों ने अपने ही लोगों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। सारे प्रयोगों में जेनशु ही एक ऐसा सफल टेस्ट सब्जेक्ट था जिसने असली नतीजे दिखाए। उसके साथ वैज्ञानिकों ने नैनो मशीनों से बना एक काउंटर वायरस तैयार किया जो ग्रह के खराब होते पर्यावरण को ठीक करने के लिए बनाया गया था। अपनी नई मिली जबरदस्त ताकत के साथ जेन इस दुनिया का सुपर हीरो बन गया। हमेशा आखिरी बचे इंसानों को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में ये सब बेकार था। वे बस बहुत देर से पहुंचे थे और आखिरकार आखिरी इंसान भी खत्म हो गए। अब बचाने वाला कोई नहीं था, तो जेन की मौजूदगी भी बेकार लगने लगी। अपने मकसद के लिए बना था, लेकिन वो उसी काम में फेल हो गया जिसके लिए उसे बनाया गया था। या कम से कम उसके साइंटिस्ट दोस्त कागुरा को तो ऐसा ही लगता था। लेकिन जेन की सोच कुछ अलग थी। उसके लिए अभी भी आगे बढ़ने की वजह थी। भले ही वो मौजूदा लोगों को बचा न सके, उसे भरोसा था कि उसकी ताकत आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। नैनो मशीनें पहले ही काम में लग चुकी थीं, जो पर्यावरण से भ्रष्टाचार को दूर कर रही थीं। इसलिए वो उम्मीद से भरपूर था कि धरती आखिरकार फिर से सही हो जाएगी, और वो उस दिन का इंतजार करने को तैयार था। इसलिए कागुरा ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल में रखा, जो उसे आने वाले सदियों तक जिंदा रखने के लिए बनाया गया था। जब जेन शांति से स्टैसिस में सो रहा था, तब भी दानव ग्रह को बर्बाद करते रहे। लेकिन जैसे जैसे दशकों ने सदियों को जन्म दिया और सदियां सहस्राब्दियों में बदल गईं, वैश्विक पर्यावरण में बदलाव तेजी से बढ़ने लगे। वे अत्यधिक उत्परिवर्तित जीव धीरे धीरे कमजोर होने लगे, जिससे नई प्रजातियों को फलने फूलने का मौका मिला। यह विकास की प्रक्रिया 100 मिलियन साल तक चली और आखिरकार हमें एक ऐसे दृश्य तक ले आई जहां 3 नए विकसित हुए मानव जैसे जीव एक डरावने राक्षस से बचने के लिए बेताब होकर भाग रहे थे। घबराए हुए वे तीनों एक प्राचीन खंडहर पर पहुंचते हैं और जल्दी से अंदर छुप जाते हैं। लेकिन वो दैत्य जैसा राक्षस बिना रुके सीधे उस जगह के अंदर घुस आता है। जब उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो तीनों इस जानवर के लिए खाने के तौर पर तैयार हो जाते हैं।
आखिरी हिम्मत के साथ ग्रुप में लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। गांव के रक्षक देवता से दुआ करती है कि वो उन्हें बचाए। चमत्कारिक तरीके से उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हमारा लड़का जग जाता है, जो उनके ठीक पीछे कैप्सूल में 100 मिलियन साल से सोया था। प्राचीन इंसान एक ऊर्जा की किरण छोड़ता है, जो वहीं मॉन्स्टर को उड़ा देता है। तीनों हैरान हैं कि ये क्या हुआ, और मामला और ज्यादा उलझ जाता है जब एक पूरी तरह नंगा आदमी अचानक कहीं से निकल आता है। ये नंगा चट सबसे पहले जो करता है वो है उसके कपड़े, जो उसके दोस्त कागुरा ने बनाए हुए एक अटूट ताले वाले बॉक्स में बड़े ही सफाई से सुरक्षित रखे गए थे। जब उसने लैब के पुराने सिस्टम चालू किए तो पता चला कि वो लगभग 100 मिलियन साल आगे की तेज रफ्तार में पहुंच गया है। भले ही इतने समय में ज्यादातर डेटा खराब हो चुका था, फिर भी ये मशीनें चल रही थीं, जो एक चमत्कार था। लगता है कि कागुरा द्वारा बनाया गया नैनोमशीन वायरस ठीक वैसे ही काम किया जैसा चाहिए था, यानी भ्रष्टाचार फैलाने वालों को खत्म कर दिया, जिससे ये लैब सुरक्षित बनी रही। वो भी उसे अपने पुराने दोस्त द्वारा छोड़ा गया एक कम्युनिकेशन क्यूब मिलता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। फिर वो स्थानीय मानव जैसे लोगों की ओर मुड़ता है, जबकि उसे ये बिल्कुल भूल जाता है कि उसका नपुंसकपन हवा में लटका हुआ है। जब उसे एहसास होता है कि सच में कुछ बच्चे उसे नंगा देख रहे हैं, तो वो जल्दी से कपड़े पहन लेता है और वही ताज़ा लुक वापस पा लेता है जो उसने करोड़ों साल पहले पहना था। थोड़ी देर बाद वो तीनों के साथ उस जगह से बाहर निकलता है और तुरंत ही आकाश में चमकती तेज धूप से उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सच कहूं तो वो इतनी जिंदादिल नज़ारा देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके सामने का दृश्य कमाल का था, उस तबाही वाले सूखे मैदान से बिल्कुल अलग जो वो पहले जानता था। बच्चे तुरंत अपने बस्ती की तरफ लौटने लगे, जोर देकर कह रहे थे कि उनका रक्षक देवता भी उनके साथ आए। हमारे लड़के की बात अलग है, वो इस बात में इतना उलझा हुआ था कि वो समझ सके कि आखिर ये किस तरह की प्रजाति है। आखिरकार इंसानियत तो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जानवरों के खास लक्षण वाले इंसान जैसे प्राणी जरूर कुछ अलग ही होंगे। करोड़ों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमें नैनो मशीनों की लगातार दखल अंदाजी भी शामिल है। और तो और ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो इंसान सदियों पहले बोलते थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनका विकास उसी रास्ते से हुआ है। वो खुद को जिन शाडू कहता है और बस पहले नाम से बुलाने को कहता है। बदले में बकरी के कान वाली लड़की अपना नाम हाकामा फिल बताती है। कोआला जैसा दिखने वाला लड़का डानपो है और उसके साथ वाली कैटगर्ल शांडी है। हाकामा बाकी परिचय बाद में देने का फैसला करती है। फिर वो धीरे धीरे जेन को खींचते हुए बताती है कि उनका गांव बस मुड़ते ही है। वो बेहद बेचैन है कि उनकी नई मिली रक्षक देवी देवता को घर ले जाकर वर्तमान हमलावरों से बचा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वे पहुंचते हैं तो गांव पहले ही लूटा जा चुका होता है और कई जगहें पूरी तरह आग की लपटों में डूब चुकी होती हैं। शांदी इस तबाही को देखकर पूरी तरह टूट जाती है और घबराकर अपनी मां को खोजने के लिए भाग पड़ती है। नुकसान को देखकर जैन एक पल ठहरकर उनकी मुश्किल हालत पर सोचता है। स्थिति देखकर वो तुरंत ही समझ जाता है कि शहर की किलेबंदी कितनी कमजोर है। सीमा की दीवारें और घर दोनों ही साधारण लकड़ी से बने हैं। ये बात ही साफ बता देती है कि ये नई सभ्यता उस इंसानी जमाने से बहुत पीछे है जिसे वो याद करता है। गांव में और अंदर जाते हुए जीन ने एक औरत को देखा जो एक अजीब सा मॉन्स्टर से लड़ रही थी। एक नज़र में ही साफ था कि वो मुश्किल से अपनी जान बचा रही है। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि जो प्राणी उसका सामना कर रहा है वो लाखों साल पहले के करप्टर्स जैसा ही दिखता है। और भी बचे हुए करप्टर्स ही यहाँ की अनोखी बात नहीं है। छोटी हाकामा को ज़ाहिरा तौर पर कोई जादुई तरीका आता है जिससे वो खुद फिजिकली चमकने लगती है। आखिरकार उसकी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैन तेजी से आगे बढ़ता है और एक ज़बरदस्त किक से उस दानव को बेहोश कर देता है। फिर वो तुरंत घायल बूढ़ी औरत को अपनी बाहों में उठाकर भाग जाता है खतरे के इलाके में, जिससे छोटी हाकामा को साफ मौका मिला आखिरी वार करने का। अपनी जादूगरी में लगाकर उसने एक छोटी सी आग की गोली छोड़ी जो बहुत तगड़ी थी, और उसने उस राक्षस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मरे हुए जीव को देखकर जैन ने अपनी थ्योरी सही पाई। ये जो वातावरण में नैनो मशीनें हैं, उन्होंने सच में इन राक्षसों की वो लेजेंडरी हीलिंग पावर छीन ली है। लेकिन जो बात वो समझ नहीं पा रहा था वो कि एक स्थानीय लड़की कैसे उन नैनो मशीनों को इस्तेमाल कर पाई। उसकी समझदारी से निकली राय ये थी कि ये लोग सीधे हवा से नैनो मशीन के कण खींचते हैं और उसे हमले वाली जादू में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो करता है। बड़ी बात यह है कि इतिहास में सिर्फ शुद्ध इंसान ही इस तकनीक को चला सकते थे। वो सीधे उस औरत से अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है जिसे उसने अभी बचाया है, और पूछता है कि क्या इस दौर के हर किसी के पास ऐसी जादू होती है। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन साफ करती है कि असल में सिर्फ कुछ खास लोग ही इस क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। उनकी संस्कृति में माना जाता है कि केवल वे लोग जिनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं ही इस जादू का इस्तेमाल करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। उनके खास गांव में ऐसे ज्यादा से ज्यादा 4 लोग ही हैं। जैन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आसानी से समझ गया।
दिव्य शक्तियां बस उनका एक पुराना शानदार तरीका है नैनो मशीन को नियंत्रित करने का। हकामा जल्दी से उस बुजुर्ग महिला के पास दौड़ी जो उसकी दादी निकली, बेचैनी से गांव वालों के बारे में पूछने लगी। तब पता चला कि वे लोग पहले ही गांव छोड़ चुके हैं। उस बयान ने तीनों के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ा दी। हालांकि दादी बहुत चिंतित थी कि बच्चे दूसरों के साथ सुरक्षित जगह छोड़कर उस खतरनाक गांव में वापस क्यों आए। आखिरकार जो दानव वे अभी लड़कर आए थे वो तो उस बड़े बड़े दानव के मुकाबले बस एक लार्वा था जो अभी इलाके में आतंक मचा रहा था। अचानक माहौल में एक समझदार आवाज आई जिसने बुजुर्ग महिला को भरोसा दिलाया कि चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो विशाल आक्रमणकारी जिसके बारे में उसने कहा था, ये नया शख्स पूरे आत्मविश्वास से दावा करता है कि वो इसे अकेले ही मार डालो। दादी इन परिचित चेहरों को फिर से युद्ध क्षेत्र में देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत उस आदमी से बाकी गांव वालों के बारे में सवाल करती है। नीले बालों वाला योद्धा पक्का करता है कि बाकी आम लोग सुरक्षित तौर पर आश्रय स्थल तक पहुंच गए हैं। जैसा कि पता चलता है, उस नीले बालों वाले के साथ चलने वाला बुजुर्ग आदमी असल में हकामा का पिता है। दोनों का एक भावुक मिलन होता है। वो स्वाभाविक रूप से जानना चाहता है कि वो लड़की कहाँ चली गई थी। लड़की ईमानदारी से मान लेती है कि वो सीधे वहां गई थी। सील किया हुआ दरवाज़ा दादी माँ की पूरी हैरानी के लिए। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में है क्योंकि हकामा उस बदनाम इलाके में चली गई। स्थानीय कहानी के मुताबिक उस दरवाजे के पार का इलाका गांव के रक्षक देवता का ही है और छोटा हकामा उस दानवों के आक्रमण से पूरी तरह डर गई थी। वो बताती है कि वो बस देवता की मदद लेने गई थी और गर्व से दिखाते हुए कहती है कि उनके लोक कथाओं का असली भगवान उसके ठीक पास ही खड़ा है। जाहिर है दादी माँ हैरान है। पूरी तरह से शक करने वाले बिल्कुल मना कर रहे थे कि इस अजनबी जवान लड़के को अपना दिव्य रक्षक माने। उससे भी बुरा, उसकी शक्ल देखकर वे समझ बैठे कि हमारा लड़का किसी कमतर प्रजाति का है, इसलिए उसे इतना पवित्र दर्जा देना तो बिल्कुल ही बेहुदा लगता है। बीच में आकर छोटी शांदी अपने नीले बालों वाले भाई को मनाने की कोशिश करती है कि जैन असली हीरो है, लेकिन उसका भेदभाव भरा भाई जल्दी से उसकी बातों को नकार देता है, खासकर जैन के आम इंसानी कानों की तरफ इशारा करते हुए। उनकी समाज में जो भी अलग जानवरों के गुण नहीं विरासत में पाता उसे कमतर प्राणी माना जाता है। जहां तक इस बंदे को समझ में आता है, उसकी छोटी बहन बस एक बड़ी भोली गलती में फंसी हुई है। फिर भी छोटी लड़की डटी रहती है और गर्व से बताती है कि इस आदमी ने आसानी से उस हमलावर को हरा दिया जो उनका पीछा कर रहा था। भाई को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो घमंडी अंदाज में अपने जूते साफ करता है और कहता है कि वो भी ऐसे ही एक हमलावर को आसानी से हराने में सक्षम है। फिर अपनी नजरें हमारे नायक पर डालता है जो इन सब बेकार की बातों से पूरी तरह थका हुआ लगता है। नीले बालों वाला योद्धा घुसपैठिए को धमकी देता है, उसे तुरंत गांव छोड़ने को कहता है क्योंकि उनके यहाँ नीच रक्त वाले के लिए कोई जगह नहीं है। वो बकबकिया बस जीन के पास से चला जाता है, बिना रुके बात करता रहता है। वो इतना घमंडी है कि खुद ही उस विशाल घुसपैठिए को मारने की जानलेवा नौकरी अपने कंधे पर उठा लेता है। वैसे इस घमंडी नीले बाल वाले का नाम सार्स है। दादी उसकी इस अचानक और बेहूदी फैसले से साफ परेशान हो जाती है। फिर वो फिर से जैन की तरफ ध्यान देती है। भले ही उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असल में कौन है, लेकिन वो मानती है कि उसकी जान बचाने के लिए सच्चा धन्यवाद न देना बहुत बुरा होगा। धन्यवाद कहने के बाद वो एक आखिरी फरमाइश करती है कि बच्चे को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में मदद करे, जबकि वो खुद जाकर देखे कि सार्स अपनी घमंड की वजह से अपनी जान न गंवा दे। और क्या, हमारा लड़का साफ इनकार कर देता है। उसने सीधे उसके गर्व को टोक दिया था और वो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। बस वहीं खड़ा रहो और उन्हें उस पर चढ़ने दो। उसने ठान लिया है कि वो ये जरूर साबित करेगा कि वो कोई बेकार का दर्शक नहीं है और वो किसी से कम भी नहीं। सीन सही से बदलता है पास की झील की तरफ, जहां अभी एक भयानक विशाल राक्षस छुपा हुआ है। सार्स आखिरकार मौके पर आ गया है और वो बिना कोई झिझक दिखाए लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। उसकी भाला और शरीर बिजली सी गरज के साथ चार्ज हैं और वो बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। वो जानवर जवाबी हमला करने की कोशिश में वो घिनौना जीव सच में अपने बच्चों को चलती हुई हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। खैर, ये बिना देखभाल वाले चिपचिपे लार्वा सार्स के विद्युतीकृत भाले के लिए आसान निशाने हैं। रास्ता साफ होते ही सार्स मौके का फायदा उठाता है। जमीन से ऊंचा छलांग लगाकर सीधे उस कमीने के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। दानव दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं ये इतना आसान नहीं हो सकता और हम सही थे। सार्स की पूरी निराशा के लिए दानव का गहरा खुली हुई जख्म तुरंत ही भरने लगती है। अचानक का झटका नीले बालों वाले योद्धा को लकवा मार देता है, जिससे वो बिल्कुल खुला रह जाता है और एक जानलेवा पलटवार के लिए पूरी तरह असहाय हो जाता है, जिसे टालने का उसके पास वक्त नहीं होता। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे उम्मीद थी, जैन आखिरी सेकंड में बीच में कूदती है और बड़ी आसानी से उस जबरदस्त वार को रोक देती है, जैसे कोई बड़ी बात हो ही नहीं। सार्स, जो कभी बहुत घमंडी और अडिग था, अचानक एक बड़ा सच सामने आ जाता है और असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई है।
दानव वापस कूदा मारता है और पिछली बार से दोगुनी ताकत से हमला करने लगता है। लेकिन मेरा लड़का, उसके मुकाबले उस जीव को हिला देने का मौका तक नहीं मिला। जस्ट एक साधारण उंगलियों की चिप्पी से जेन ने उस दानव के गोश्त में साफ सीधा छेद कर दिया। वो घमंडी लड़का बस हैरानी से उस जबरदस्त नज़ारे को देखता ही रह गया। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी पानी के किनारे की ओर दौड़ते हुए आए। वे अभी पागलपन भरी दौड़ से अपनी सांस भी ठीक से नहीं पकड़ पाए थे कि फिर से उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि हमारा लड़का एक हाथ से उस विशाल दानव को रोक रहा है, जबकि दानव लड़ाई जारी रखता है। जहां जोर लगाने की कोशिश कर रहा था, वो असली में इस लड़ाई से बोर होने लगा था। जल्दी से मामला खत्म करने की सोचकर उसने सार्स को कमर से पकड़ लिया और साइड में कूद गया। जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, हम देखते हैं कि बड़ा सा दानव पूरी तरह से जां की ऊर्जा से छेद गया है। सार्स घबराकर कहता है कि बड़े धमाकेदार हमले बेकार हैं अगर दानव अनंत तक खुद को ठीक कर सकता है। खुशी की बात यह है कि जान ने इस बात को पहले ही ध्यान में रख लिया था। यहीं पर नैनो मशीनें काम में आती हैं। काम आ रहा है जो मॉन्स्टर की सेलुलर रिजनरेशन को सक्रिय रूप से रोक रहा है। सार्स ने पहले जो नुकसान पहुंचाया था वो वाकई काफी था, लेकिन घाव इतना हल्का था कि उस जीव की हीलिंग पावर को ओवरलोड नहीं कर पाया। अब तक सार्स मानसिक तौर पर टूट रहा है, बस इस सोच को समझते हुए कि ये कमतर इंसान शायद उनका रक्षक देवता हो सकता है। मजेदार बात यह है कि जीन जल्दी से ये मानने से इनकार कर देता है कि उसके कोई दैवीय जड़ें हैं जो उसे इतना बड़ा खिताब दिला सकें। जो उसे पक्का पता है वो ये है कि पूरा उसके लगातार जीने का मकसद था आने वाले लोगों की रक्षा करना और सामने खड़े दानवों को मार डालना। गुस्से में दानव गरजता है और अपने बड़े से पूंछ को जोर से घुमाता है। बेकरारी से उस फुर्तीले हीरो को दबाने की कोशिश करता है जो पानी की तरह उसकी रक्षा के बीच से फिसलता रहता है। जल्दी ही एक जीत की योजना बनाते हुए जैन उस दानव को घने पीले बर्फ के क्रिस्टल में फंसाकर पूरी तरह से जकड़ देता है। जैसे ही वो एक ऐसा वार करने को तैयार होता है जो दानव को चूर चूर कर देगा, वो आखिरकार एक सही परिचय देता है। वो खुद को मानवता की अपनी ही दुखद मूर्खता से सीधे जन्मा एक दानव बताता है। वो एक अवशेष है जो 10 करोड़ साल की नींद के बाद जिंदा बचा है। वो वही हथियार है जिसे धरती को इस भयानक खतरे से साफ करने के लिए बनाया गया है। सार्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी क्या बकवा रहा है, लेकिन अभी उसकी एक ही फिक्र है कि क्या जेन सच में अपनी बड़ी बड़ी बातों पर खरा उतर पाएगा। और हाँ, जेन जरूर कर सकता है। आखिरकार वो तो सचमुच का आखिरी मुकाम है, असंख्य बर्बर और दर्दनाक प्रयोगों का नतीजा। एक ऐसा हथियार जो कल्पना से परे तैयार किया गया, जो इंसानियत के खून से सने इतिहास से जन्मा है। वो इस दुनिया में पहला, आखिरी और एकमात्र सच्चा इंसान है। उसकी पूरी पहचान सामने आते ही जीन एक इतनी तेज और चकाचौंध कर देने वाली ऊर्जा की हमला करती है कि वो तुरंत ही उस दानव को जलाकर राख कर देता है। ये बीम इतनी जबरदस्त ताकतवर है कि सीधे धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ अंतरिक्ष के शून्य में तक पहुंच जाता है, जिससे उस कमीने के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती फिर कभी वापस उगने के लिए। जब वो दानव पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो सार्स ने बोलने का हौसला पूरी तरह खो दिया, क्योंकि उसकी बढ़ी हुई घमंडित सोच को उसने जमकर ठोकर मारी थी। इस बीच समूह की नज़र से छिपकर कोई हमारे लड़के पर झाड़ियों से बहुत करीब नज़र रखे हुए था। यह रहस्यमयी औरत पहले सिर्फ उस नए प्रकार के घुसपैठिए की जांच करने के लिए भेजी गई थी जो झील के पास देखा गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे एक बिल्कुल अलग तरह के दानव को काम करते हुए देखने का मौका मिलेगा। जहां तक बात है वो परेशान है, यहां तक कि राजसी राजधानी में पवित्र योद्धाओं के सबसे बड़े अधिकारी भी इतनी बड़ी खतरे के सामने अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ये अनजान नया बंदा इसे जैसे बड़ा आसान काम बना दिया। जासूस इतना उत्साहित है कि अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रही है। जो कुछ भी उसने अभी देखा वो सब अपनी गिल्ड को बताना चाहता है। उसी दिन बाद में जैन आखिरकार अपने दोस्त कागुरा का वो लाखों साल पुराना होलोग्राफिक मैसेज सुनता है जो उसने उसके लिए छोड़ा था। उसका डिजिटल दोस्त शुरुआत करता है ये मानते हुए कि जब जीन ये देखेगा तब तक लाखों साल गुजर चुके होंगे। इस इतने बड़े टाइम स्किप की वजह से कागुरा बेताबी से सोचता है कि धरती का भविष्य कैसा होगा और क्या सच में धरती का माहौल ठीक हो पाया है। शुरू में ही वो बुरी खबर दे देता है, खराब करने वाले दुष्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, चाहे दुनिया कितनी भी सुधार जाए। और सच कहूं तो ये बात पहले से ही साफ थी, क्योंकि जीन अभी अभी एक से लड़कर आया था। कागुरा बताता है कि जब जीन गहरी नींद में था तब वो खुद भी समय समय पर ठंडी नींद में चला जाता था ताकि दुनिया भर में धीरे धीरे हो रहे बदलावों को देख सके। पर्यावरण की बहाली की वजह से भ्रष्ट तत्वों की संख्या लगातार कम हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जैसे जैसे इकोसिस्टम बदल रहा था, भ्रष्ट तत्व भी उसके साथ ही विकसित होने लगे। ये बदलाव साफ साफ दिखा रहा था कि दुनिया कभी भी इस खतरे से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकेगी। इसको रोकने के लिए कागुरा बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नए उभरते जीवन रूपों के जेनेटिक बदलाव किए। उन्हें देखकर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है, सिर्फ उनके शिकार बनने की नहीं। इसके ऊपर कागुरा ने बताया कि उसने हमारे लड़के के लिए एक बड़ा पावर अप छोड़कर गया है। हाँ,
वही डरावनी सिरिंज जिसमें चमकदार हरी दवाई भरी है, वही जेन को सीधे अपनी नसों में इंजेक्ट करनी है। जैसे ही उसने ऐसा किया, जेन का शरीर तुरंत ही चमकने लगा और रहस्यमय ऊर्जा से भर गया। जो सीरम उसने लिया है उससे उसकी नैनो मशीनों के साथ 100% मेल हो गया। जैसे ही ये पूरा इंटीग्रेशन पूरा होता है, जेन को मिलता है नैनो मशीन के जरिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने की पागलपन जैसी ताकत। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अपग्रेड तो बस शुरुआत भर है। उसका पुराना दोस्त बताता है कि उसने ऐसी कई पावर अप्स दुनिया भर में छुपा रखी हैं। उसने जानबूझकर इन्हें एक ही जगह नहीं रखा ताकि अगर कोई भ्रष्टाचारी किसी फैक्ट्री को तबाह कर भी दे तो सब कुछ एक साथ खत्म ना हो जाए। साथ ही ये खोज यात्रा जीन को दुनिया घूमने का मौका भी देती है और उसे नई चीजों की भव्यता देखने को मिलती है, दुनिया को खुद देखना। कागुरा मानता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि इस दूर के युग में भ्रष्टाचार फैलाने वाले किस तरह की धमकी देंगे, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि भविष्य उस सूनी और तबाही वाली हकीकत से कहीं ज्यादा रोशन है जिसे उन्होंने सदियां पहले छोड़ा था। जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ता है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाता है कि ये गरीब वैज्ञानिक कितनी तेजी से बूढ़ा हुआ। ये एक मीठा खट्टा पल होता है जब कागुरा गहरा दुख जताता है कि वो कभी खुद इस खूबसूरत बहाल दुनिया को नहीं देख पाएगा। आधिकारिक तौर पर टॉर्च पास करते हुए और आने वाली जिम्मेदारियां जीन को सौंपते हुए मैसेज आखिरकार क्यू पर खत्म होता है। हाकामा और बाकी गैंग अपने तथाकथित संरक्षक भगवान की तलाश में सक्रिय होकर आ जाते हैं। वो और कोआला वाला दानपो उसे वापस गांव ले जाने आए हैं क्योंकि पूरा गांव बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। वापस जाते हुए जीन की तेज नज़र हाकामा की गर्दन पर लटकते एक परिचित रिसर्च फैसिलिटी की एक्सेस की पर पड़ती है। जिज्ञासु होकर वो पेंडेंट के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि आखिर ये कैसे वो इस पर अपना कब्जा कर चुकी थी। हाकामा बताती है कि बहुत पहले एक अद्भुत व्यक्ति ने उनके पूर्वजों को ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा के ताबीज़ के तौर पर देने के लिए कहा था। कहानी ये थी कि अगर कभी गांव पर कोई बड़ा खतरा आए तो यही चाबी रक्षक देवता को बुलाएगी ताकि वो गांव की रक्षा कर सके। ये सुनकर जीन बहुत भावुक हो जाता है। उसे खुशी होती है कि उसकी दोस्त ने उसके लिए इतनी मेहनत की और सब कुछ इतने खास तरीके से तैयार किया जिससे वो कागुरा का बहुत आभारी महसूस करता है। गांव के बीचों बीच एक जोरदार जश्न शुरू हो चुका है, चल रहा है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, बच्चे आखिरकार अपने संरक्षक को फिर से सबकी नज़रों में ले आते हैं। लेकिन माहौल थोड़ा बदल जाता है जब बड़े गांव वाले नीचे दर्जे की प्रजाति को देखते ही गपशप करने लगते हैं। उनके तंग सोच के लिए किसी साधारण जीव के पास संरक्षक भगवान का दैवीय पद होना बिल्कुल समझ से बाहर है। जैसे ही वे जोर जोर से हमारे लड़के की क्षमता पर शक करने लगते हैं, सर्स अचानक खड़ा हो जाता है और पूरी तरह भड़क उठता है अपने रक्षक पर उंगली उठाने की हिम्मत करने वाले ग्रुप के लिए। वो तो यहां तक जाता है कि कुछ जायज थप्पड़ भी जड़ देता है। आखिरकार ये कपटी वही कायर थे जो खतरा दिखते ही वहां से भाग खड़े हुए थे। इस जंगली तकरार को देखते हुए हाकामा और दानो सार से निकल रही साफ झूठी बातों को महसूस कर सकते थे। आखिरकार कुछ घंटे पहले ही वही सार्स जेन की ताकत पर कटाक्ष करते हुए उसे शक की नजरों से देख रहा था। गांव की दादी कदम बढ़ाती है जिनसे सीधे बात करने का इंतजार करते हुए। वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करती है और पूरे गांव की तरफ से दिल से धन्यवाद कहने की कोशिश करती है। सच तो ये है कि अगर उसने समय रहते मदद नहीं की होती तो आज वहां कोई खड़ा ही नहीं होता, पूरा गांव राख हो चुका होता। वैसे तो मेरा लड़का ऐसे तारीफों को हल्के में लेता है, कहता है कि ये तो उसके काम का हिस्सा था। फिर भी उसे पता है कि ये लोग उसे बिना कुछ लौटाए जाने नहीं देंगे। अच्छे इरादे का इशारा। पैसों या दौलत मांगने की बजाय वो कुछ बहुत कीमती मांगता है, जो है जानकारी। जेन चाहता है कि उसे दुनिया की मौजूदा हालत का पूरा हाल बताया जाए, लेकिन कुछ दूर दराज के गांव वाले इस बड़े और जटिल राजनीतिक सवाल का जवाब देने के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं। सही जवाब पाने के लिए वे उसे जोर देते हैं कि वो कोसिया के राजा के पास राजसी राजधानी जाए, क्योंकि राजधानी में हर तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। वहां दुनिया भर के मामलों की बड़ी चौपाल लगती है और जरूरी जानकारी। वो बताते हैं कि उनके खुद के कोडामा गांव के व्यापारी अक्सर वहां जाते हैं और लकड़ी की रेशमी सूत से बने खास सामान बेचते हैं। जहां तक राजधानी तक का रास्ता है वो बड़ा लंबा और खतरनाक माना जाता है, लेकिन दादी को लगता है कि जेन बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। उन्होंने हाकामा को उसका आधिकारिक गाइड बनने को कहा और सुझाव दिया कि जेन उसे साथ ले जाए, क्योंकि हाकामा वैसे भी राजधानी जाने की सोच रही थी। क्योंकि हाकामा उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए वो उस प्रतिष्ठित अकादमी में दाखिला लेना चाहती है जो जादूगरों को ट्रेनिंग देती है। जिनको सच में ये जानकर हैरानी हुई कि इस जमाने में भी औपचारिक शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं। अचानक पता चलता है कि हमारे लड़के ने एक बहुत जोरदार और वफादार प्रशंसक बना लिया है। सार्स उत्साह से खुद को उस रक्षक देवता का निजी बॉडीगार्ड बनने के लिए प्रस्तुत करता है। बूढ़ी औरत उसे जल्दी ही टोक देती है, याद दिलाते हुए कि सार्स के पास राजधानी आने का कोई भी कारण नहीं है। फिर भी सार्स जोर से घमंड करता है उसके पास वाकई में वजह है।
उसका प्लान है कि वो प्रतिष्ठित होली नाइट ऑर्डर में शामिल हो जाए। लेकिन दादी जानती हैं कि ये सिर्फ एक सपना है। वो बिना किसी रुकावट के ये बता देती हैं कि सार्स तो बेसिक एकेडमी में भी दाखिला नहीं ले पाया, तो एलीट नाइट ऑर्डर में जाना तो बस एक बहुत बड़ा सपना है। ये बात जीन को चौंका देती है, क्योंकि सार्स एक दिव्य शक्ति रखने वाला है। जीन सोच रहा था कि उसे एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हूं, एक जरूरी लिखित परीक्षा जो खास तौर पर बेवकूफ़ों को छानने के लिए बनाई गई थी, और सर्स अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से बर्बाद हो गया। मजाक छोड़ो, जीन खुद को इस खास क्लास, जिसे होली नाइट्स कहा जाता है, के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक पाता है। इसी बात पर सीन गांव से हटकर एक भारी कवच पहने हुए योद्धा पर चला जाता है। वो साफ तौर पर हैरान है जब उसे पता चलता है कि कोडामा गांव इलाके में आतंक मचाने वाला विशाल आक्रमणकारी पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और ये बड़ी खबर वही जासूस दे रहा है। झाड़ियों के पीछे से पूरे झील की लड़ाई देख रही लड़की। नाइट उससे एक बार फिर सच पक्का करने को कहता है, तो लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी कहानी मजबूती से दोहराती है। होली नाइट आज तक ये बात मान ही नहीं पाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी खास टोली के बाहर कोई इतना ताकतवर हो सकता है कि अकेले ही उस किस्म के दानव को हरा सके। वहीं उनके ब्रीफिंग के बीच में अचानक एक करप्टर जासूस पर हमला करने के लिए उसके खुले हुए पीठ पर छलांग लगाता है। नाइट तुरंत प्रतिक्रिया करता है। अंधा करने वाली रफ्तार से उसने अपनी तलवार निकाली और उस दानव को 2 हिस्सों में काट डाला। राज्य की सुरक्षा में वापस जाने की बजाय वो योद्धा एक साहसिक फैसला करता है। वो अब आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा उत्सुक है। वो उस रहस्यमय आदमी को खुद ढूंढना और मिलना चाहता है जिसने इतनी बड़ी दानव को इतनी आसानी से मार गिराया। जैन एक खूबसूरत सुबह जागता है और हवा के स्वाद का आनंद लेता है। अभी भी उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसी खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकता है। उसके दिल में एक हिस्सा पछताता है कि उसका प्यारा दोस्त कागुरा उसके साथ ये नज़ारा नहीं देख पा रहा। बच्चों में से एक उसकी कपड़े लेकर आता है और संरक्षक देवता से कहता है कि उसे ये पहनाओ। अगले सीन में हमारा लड़का गांव के बाहर है। हकामा की दादी उसे समझा रही है कि गाइड के रूप में अपना फर्ज अच्छे से निभाओ, जबकि सार्स परेशान होकर दिख रहा है कि वो जैन को ट्रैवल गाइड नहीं बना पाया। जीन उस लड़के में खास दिलचस्पी ले रहा है और सार्स की चाल की तारीफ भी कर रहा है, उसे भरोसा देते हुए कि वो राजकीय राजधानी में उसकी इंतजार करेगा। इस बात से सार्स फैन गर्ल की तरह खुश हो जाता है और मन ही मन यही चाहता है कि रक्षक देवता सबसे अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हाकामा का ख्याल रखेगा। हाकामा से कहा गया है कि वो सुरक्षित रहे, और इसी के साथ दोनों की यात्रा शुरू होती है और लंबा आदमी साथ साथ चलते हैं, हर तरह के खूबसूरत और शानदार नज़ारों को पार करते हुए। हाकामा उसे आसपास दिखाती है और अंत में कैंप लगाते हैं। जीन पूछता है कि राजधानी कितनी दूर है। पता चलता है कि अभी 4 दिन और चलना है, तो उतनी दूर नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन वो उसकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक है और जानना चाहता है कि वो क्यों खोज में लगा है। दुनिया वो शेयर करने से इनकार करता है और कहता है कि ये एक रहस्य है। अंदर ही अंदर गोजो को पता है कि भ्रष्टजन अभी भी जिंदा हैं, कागुरा के ढीले ढाले बयान की वजह से, और उसने इस युग में कुछ उनसे भी सामना किया है। उनकी सामान्य प्रजनन दर सिर्फ तब होती है जब पर्यावरण बर्बाद और प्रदूषित होता है, जो कि इस जगह के बिल्कुल उलट है। मतलब कुछ या कोई ऐसा है जो पर्दे के पीछे बदलाव ला रहा है, जिसे जांचना जरूरी है। हाकामा डर जाता है जब वो उसे इतनी गंभीर शक्ल बनाते हुए देखता है, जैसे खोया हुआ हो। वो सोचता है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है कि उसने ऐसा सोचा। जिन एक बात समझ जाता है, ये जमाना पूरी तरह से भ्रष्ट करने वाले जीव के कब्जे में नहीं है। बचने के संकेत साफ और आसपास हैं। उसका पहला मुख्य मकसद इस जमाने के लोगों की तहकीकात करना है, फिर भ्रष्ट करने वालों से निपटना है। राक्षसों की रिसर्च करना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आराम से खुद कर सकता है। इसके अलावा ब्रो को तुरंत बदलाव चाहिए, और वो हाकामा से कहता है कि उसे गार्जियन गॉड मत बुलाओ। हाकामा उसे बहुत इज्जत देती है फिर, और उसे बस उससे कहने को कहना पड़ता है कि उसे जीन बुलाए। घोड़े की टाप की आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। एक होली नाइट अपनी टीम के साथ आया है और हमारी जोड़ी से एक पल चाहता है। ये बंदा आम प्रिंस चार्मिंग जैसा दिखता है, लेकिन जीन को उसकी परवाह नहीं है और फिर भी उसकी पहचान पूछता है। होली नाइट ऑर्डर से आने वाला 7वें डिवीजन का कप्तान खुद को आर्गस ऑल्टन बताता है। होली नाइट का कॉन्सेप्ट अभी हमारे लड़के के लिए नया है, जो सोचता है कि क्या ये वही दिलचस्प लोग हैं जिनके बारे में गांव वाले बताते थे, जैसा कि बताया गया था। आर्गस की टीम में से एक ब्रैडी नाइट गुस्सा हो जाता है और आम इंसान पर चिल्लाता है, क्योंकि उसने अपने नेता के प्रति पूरी अनदेखी दिखाई, खड़े होने से मना कर दिया। वो अपनी कप्तान से भी कहता है कि ये दोनों ही दोषी होंगे, लेकिन आर्गस उसे शांत रहने को कहता है। करीना पीछे किचकिच कर रही है, जबकि होली नाइट इस बार जेन को ज्यादा सम्मान के साथ संबोधित करता है। हमारा लड़का बस करीना की पिछली बातों के बारे में जिज्ञासु है, लेकिन होली नाइट इसे नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि वो बस मजाक कर रही थी। रुखा
फिर आर्गस बात बदलता है और उस आदमी की पहचान, वो कहाँ से आया है या अगला मंजिल कहाँ है, पूछता है। हाकामा बताता है कि वे कडामा गांव के हैं और उनकी मंजिल शाही राजधानी है। करीना इसे फिर से अपनी पुष्टि मानती है और अपने घमंड में डूबी दोनों को नीच प्रजाति कहने लगती है। वो एकदम दिखावा करते हुए, जैसे उसका IQ 30,000 हो, कडामा गांव के नीच लोगों को उजागर करने का ढोंग करती है। जैन इस दुनिया की तरक्की सुनकर वाकई में हैरान होता है कि जन्म के रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन आर्गस फिर बीच में बोल पड़ता है और करीना को बेवजह के अनुमान लगाने से रोकता है। असल में वो बता सकता है कि छोटी लड़की हाकामा खास कोडामा कपड़े पहन रही है, जो राजधानी में भी बहुत मान्य और उच्च गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। गांव के बच्चे ऐसे शाही कपड़े नहीं पहनते, इसलिए ये साबित होता है कि वे सच में गांव के ही हैं और करीना की गलती फिर से साबित हो जाती है। हालांकि वो लड़की के बारे में पक्का यकीन रखता है। आर्गस अपनी तलवार निकालता है और उसे उस आदमी की तरफ तान देता है। उसके सामने खड़ा होकर उसे बाकी सबसे अलग बताता है। सबसे पहले उसने कभी उस आदमी के कपड़े तक नहीं देखे, जिससे सवाल उठता है कि वो कहाँ का है। होली नाइट बताता है कि कड़मा गांव और राजधानी के बीच की सड़क पर कई डाकू आतंक मचा रहे हैं। हो सकता है कि ये आदमी उन्हीं डाकुओं में से एक हो जो बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, और हाकामा भी मासूम बनकर इसमें शामिल है। छोटी लड़की मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। सोच समझ के हाकामा ने एक हमला करने की तैयारी की, लेकिन उसे कई जादुई तलवारों ने चारों तरफ से घेर लिया। उसे दिव्य शक्ति के लिए होली नाइट की तारीफ मिली। हमारा लड़का होली नाइट की ताकत देखकर काफी प्रभावित हुआ। आर्गस की क्षमताएं वाकई मजबूत हैं। जीन इसे तुरंत समझ गया, और अब जब वो असली अधिकार वाली जगह पर है, होली नाइट ने उस आदमी के आने की वजह पूछी। ये जानकारी तय करेगी कि आगे क्या होगा, हमारा लड़का जिंदा है या नहीं। लेकिन बस इतना सुनते ही जैन उस पर ऐसे घूरती है जैसे कोई हत्या करने वाला हो। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन आखिरकार ब्रो अपने जज्बात पर काबू पाता है और बस हाँफते हुए कहता है कि वो कडामा गांव से आया है। करीना तुरंत खड़ी होकर उसे सीधे सीधे झूठा कहती है, लेकिन आर्गस सच में इस बात को मान लेता है और अपना हथियार नीचे कर देता है। ये एक बड़ा उलटफेर है, खासकर तब जब वो लड़का अभी कुछ ही पल पहले मौत की धमकी देने वाला था। होली नाइट्स को लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वहीं हाका आधिकारिक रूप से जिनको गांव का रक्षक देवता घोषित करता है। रक्षक देवता का ख्याल पवित्र योद्धा को भाता है, लेकिन वो इसे गंभीरता से नहीं लेता और मुड़कर जाने लगता है। वो अपने घोड़े पर वापस चढ़ता है, अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। असल में आर्गस ये सब अपने काम के तहत कर रहा था। कप्तान समझता है कि वे भविष्य में राजकीय राजधानी में एक दूसरे से मिलेंगे। दरअसल वो उन्हें ये कहकर मौका भी देता है कि अगर उन्हें कोई परेशानी हुई तो वे उसे ढूंढने आ सकते हैं। ऐसा कहकर वो जल्दी से विदा लेता है। शर्मनाक करीना, जो किसी कारणवश कुछ गंभीर होने की उम्मीद कर रही थी। यहां तक कि जैन भी इस लड़की की पागलपन भरी ड्रामे की जरूरत देखकर उलझन में है। अगले सीन में हम टीम को उनके अगले गंतव्य की ओर जाते हुए देखते हैं। करीना बिना वजह खुद को जोर दे रही है, ये बताने के लिए कि जैन शक करता है और उन्हें उस नीच प्रजाति को भागने नहीं देना चाहिए था। नीच प्रजाति शब्द उसके गले में अटक जाता है। आर्गस लड़की का मजाक उड़ाता है कि उसे पता नहीं कौन वास्तव में नीच प्रजाति है। अपनी सोच की पुष्टि करते हुए रिया करीना की हैरानी के लिए वो भी मान गया। सच कहूं तो उसने जोर देकर बताया कि उनके और उस आदमी के बीच कितना बड़ा भगवान जैसा फासला था। अर्जस ने एक ही मौके पर 3 बार हमला करने की कोशिश की, पर उसकी हिम्मत भी इतनी नहीं हुई। उसे पता था कि जैन, जो हाथ अपनी जेब में था, तुरंत कुछ करने वाला है, इसलिए उसने हमला करने से पहले ही उसे रोक लिया। अब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या था, लेकिन वाह, हमारे हीरो ने कमाल कर दिया। वैसे अर्जस ने तो यहां तक कि दिव्य शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जैन के सामने वो शापित शक्ति तक एक्टिव नहीं हुई, जिससे करीना डर गई। वही चाल जो उसने हाकामा के खिलाफ लगाई थी और उसे आसानी से फंसा लिया था, वो जैन पर काम नहीं आई। रिया ने भी वही कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही, जिससे साफ था कि उनकी ताकत और जैन जैसे राक्षस में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कारनामा आर्गस की नज़र में भी नाइट ऑर्डर के सुप्रीम कमांडर ही कर सकता है। रिया और करीना हंस पड़ी। मूर्ख लड़की को उस वक्त ये अंदाजा तक नहीं था कि वे कितने ज्यादा कमजोर थे। प्रिंस चार्मिंग कहता है कि उन्होंने अभी अभी एक राक्षस से मुलाकात की है जो बाकी सबसे अलग है, और अगर करीना ने गलती की है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी उनकी यूनिट में नहीं है। जहां तक कडामा गांव के हमलावर को मारने वाले की बात है, आर्गस को शक है कि वो वही बंदा है। करीना सोचती है कि हालत खतरनाक है, लेकिन उनका कप्तान समझदार है और मानता है कि बिना किसी जानकारी के किसी पर हमला करना गलत है। वो भी जिनको देखकर लगता है कि वो काफी शांत स्वभाव की है, भले ही वो ज्यादा सक्रिय नहीं है, और अभी उनका मकसद है कि वे रॉयल कैपिटल लौट जाएं, क्योंकि उनकी जरूरत अब खत्म हो गई है। आखिरी बात जो वे करते हैं वो है गिल्ड को डाकुओं की स्थिति के बारे में सूचित करना, और अर्जस के ख्यालों में
वो इस कडामा गांव के गार्जियन देवता वाले किरदार के साथ जुड़ा हुआ है। काश वो आदमी उनका साथी बन जाए तो उनकी जमीन के कई बड़े मसले हल हो सकते हैं। अगले सीन में हमारा लड़का फिर से रास्ते पर है। हकामा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में किसी दिलचस्प शख्स से मुलाकात की थी। वो सोच रहा था कि क्या सारे होली नाइट्स वैसे ही ताकतवर होते हैं जैसे वो जो उन्होंने देखा था, लेकिन हकामा ने साफ किया कि आर्गस खास था। नाइट ऑर्डर में भी सबसे बेहतरीन ही होली नाइट्स कहलाते हैं और वे ही नेता बनते हैं। आर्गस उनकी लीग के सबसे ऊपर है। उसने ये भी दिखाया कि कल उसकी स्पिरिट आर्ट एक्टिवेशन कितनी तेज थी, एक ऐसा शब्द जो हमारा लड़का नहीं जानता था। जाहिर सी बात है, आज के ज़माने में आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेना आम बात है। इसे दिव्य शक्ति कहते हैं, और ऐसी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें मूलतः आत्मा की विधि या आत्मा की कला कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कागुरा और जैन की नैनो मशीनों को वे आत्माओं की तरह समझा जाता है जो उनकी समझ से बाहर हैं। उसे पता है कि ये सब वर्तमान युग के लिए कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कल्पना जैसा लग सकता है, लेकिन फिर भी वो करीना की उन कमतर प्राणियों के प्रति गुस्से वाली भावनाओं को याद किए बिना नहीं रह पाता। जैन इस शब्द में उसकी रुचि जगाता है, और वो जानता है कि इस युग में कई अलग अलग जातियों के लोग मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कीड़ों और मछलियों जैसे दिखते हैं, और दादी के कहने पर एक खास रेस तो पानी में या कुछ खास इलाकों में ही रहती थी, लेकिन वक्त के साथ ये बदल गया क्योंकि जीवों ने अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। ये बात जैन को बहुत दिलचस्प लगती है, जो तुरंत सोचता है कि इसका मतलब है कि इंसानियत के कुछ बचे हुए लोग ही उस विकास चक्र की शुरुआत करने वाले रहे होंगे जो 100 मिलियन साल बाद शुरू हुआ। वो इस बड़ी सोच में ज्यादा खोना नहीं चाहता। इसके बजाय जैन ये मानता है कि जो लोग अपने आप को बदलकर माहौल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, उन्हें लोग बस हंसती हुई चीज समझने लगे। उन्हें कमतर प्रजाति कहा गया क्योंकि वे एडजस्ट नहीं कर पाते। उन्हें कमजोर और सबसे नीचे वाला समझा जाता है, भले ही उनका समाज उन्हें बिल्कुल बेकार समझकर गुलामों की तरह बेचता हो। इस जमाने में गुलामी का होना हमारे लड़के को परेशान करता है, लेकिन हकीमा अपनी राय में पूरी तरह अडिग रहती है। वो साफ कहती है कि उनके और इन कमतर प्राणियों में कोई खास फर्क नहीं है। वह इसे समझ नहीं पाती। लोग दूसरों के साथ इस वजह से बुरा सलूक क्यों करते हैं? क्योंकि कोई उनसे अलग होता है। हर इंसान की अपनी एक अजीबियत होती है, और उसे ऐसे बोलते सुनकर जैन उस छोटी लड़की के स्वभाव से प्रभावित हो जाता है। बातें हो रही थीं कि अचानक कोई उनके सामने आ खड़ा होता है, जो बहुत थका हुआ और बदहाल दिख रहा होता है। वो बच्चा सड़क पर गिर पड़ता है, उनकी मदद के लिए भीख मांगता है। जैसे ही हकामा उसकी तरफ दौड़ता है, जैन उस बच्चे को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि उसके कानों जैसी कोई जानवर जैसी खूबी नहीं है, जिसका मतलब है ये कोई इंसान जैसा है। बच्ची गर्दन से लेकर पैर तक चोटों से भरी हुई है। ये चोटें किसी मामूली घटना की नहीं लगती। हाका पूरी कोशिश करता है लड़की को उठाने की, वहीं जैन अपनी ताकतें इस्तेमाल करता है ताकि उसकी चोटें ठीक हो सकें, लेकिन बच्ची शुक्रिया कहने की बजाय फौरन अपना अभिनय छोड़ देती है और हाका की गर्दन पर चाकू तान देती है, धमकी देती है कि अगर वो 1 इंच भी हिला तो उसे मार देगी। ये हालात हमारे लड़के की उम्मीद से बिल्कुल अलग निकले। अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि शुरुआत से ही उसे फंसाया गया था। वो अपने आसपास देखता रहता है कि कौन कौन पास में है। एक आदमी हवा से अचानक सामने आ जाता है और पुअर की तारीफ करता है कि उसने उसके निर्देशों का सही से पालन किया। इस ताकत को स्टेल्थ कैमफ्लाज कहते हैं। ये नैनोमशीनों की वजह से काम करता है, जो आसपास की तस्वीरें खींचकर एक अदृश्य चादर बना देते हैं। इसका एक ही कमजोरी है कि जैसे ही कोई हिलता है, अदृश्यता खत्म हो जाती है, लेकिन इन लोगों ने इसे काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। कप्तान जीन को तंग करता है, कहता है उसे एक नीची जाति समझते हुए और कुछ अच्छे कपड़े पहनने के लिए। वो भी वही सवाल पूछता है कि जेन कहाँ से आई है, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल शांत है और म्याऊं करने की अपनी आदत में है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। हाकामा चिंता में उसे बुलाती है, जबकि कप्तान धमकी देता है कि अगर लड़की ने थोड़ा भी हिलने की हिम्मत की तो उसे मार देगा। हाकामा फिर से खुद ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारा लड़का उसे एक बार चिल्लाकर रोकता है। वो नहीं चाहता कि वो ऐसी ताकत लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। छोटी लड़की समझ ही नहीं पा रही कि क्या करे। जब कप्तान बैंडिट यहां अपनी जिंदगी का मजा ले रहा होता है और उसे पता चलता है कि लड़की के पास भी दिव्य शक्ति है, वे जीन से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसी ताकत चला सकता है, लेकिन भाई मस्ती के मूड में है तो वो एक रहस्य जैसा बर्ताव करता है। गुस्से में वो मांसाहारी उसे नीचे गिरा देता है और निम्न प्रजाति को उसकी जगह समझने की नसीहत देता है। कप्तान को अपनी अधीनस्थ के उनके सामान को नुकसान पहुंचाने पर आपत्ति होती है, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं होती कि ये सामान अच्छी कीमत पर बिकेंगे। वे इस पर गौर तक नहीं करते। जिनके पास दिव्य शक्ति होने का आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो दिखती तो बस एक मामूली इंसान जैसी है। वहीं हकामा को अब समझ में आ रहा है कि ये वही डाकू और गुलाम तस्कर हैं जिनके बारे में अर्जस ने चेतावनी दी थी।
डाकू का नेता अपनी एक जादू की तालीम शुरू करता है ताकि पहले लड़की को निपटा सके, जबकि हकामा अपनी जान को लेकर डर रहा है कि कहीं इन्हें पकड़कर गुलाम न बना दिया जाए। अगली सीन में मजाकिया बात यह है कि जिन उसे उसकी नींद से जगाती है। भाई साहब बिना शर्ट के हैं क्योंकि बेवकूफ़ों ने सच में उसका सारा ड्रेस चोरी कर लिया, बस अंडरवियर बचा हुआ था। हकामा तो ठीक लग रही है, लेकिन उसे सच में जानना है कि ये लोग आखिर कहाँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंटेनमेंट फैसिलिटी है जहां बाकी गुलाम रखे गए हैं। जैन समझाती है कि ये डाकुओं का अड्डा है, यहां तक कि वो उन्हीं पर इशारा करती है जो उनसे पहले पकड़े गए थे। ये सब लोग दिखने में बहुत बदहाल लग रहे हैं। ज्यादातर ये लोग निम्न जाति के हैं। ये नज़ारा बहुत निराशाजनक है, लेकिन मजाक की बात यह है कि हकामा को ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि ये बंदा अपनी छाती क्यों बाहर निकाले बैठा है ऐसे खुलकर। जीन बताती है कि उसे अजीब दिखने की वजह से सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन वो हैरान है कि ये आदमी बिना कपड़ों के भी कितना आत्मविश्वासी है। जाहिर तौर पर यह लुक जीन को सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है, लेकिन इसके अलावा उसे सबसे ज्यादा जिज्ञासा है कि उसने उस वक्त वहां क्यों लड़ाई नहीं की। अपनी भगवान जैसी ताकत के साथ वो उन्हें एक ही वार में मिटा सकता था। जवाब देने से पहले पुअर को नाश्ते के लिए कमरे में भेज दिया जाता है। जब वो उन्हें जागा पाती है तो वो उन्हें खाना देने की पेशकश करती है। हकामा है गुस्सा तो है, लेकिन पुअर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उससे नफरत करते हैं या नहीं, क्योंकि उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसे माफ किया जाएगा। वो प्यारी लड़की नाराज है, लेकिन जेन ब्लू हेयर को चौंका देती है जब वो उसे असल में दयालु कहती है। ये नाटक करने वाली पीड़िता के लिए एक झटका होता है, लेकिन असल में जेन बताती है कि बुरे लोग तो इस बात की परवाह भी नहीं करते कि कोई उन्हें नफरत करता है या वे माफी के काबिल हैं या नहीं। सिर्फ इस बात से ही कि पुअर ऐसे सवाल सोचती है ये साबित होता है कि वो दयालु है। खैर, फिर भी यहाँ अंडरवियर पहने वाला लड़का योग खेलना छोड़कर असली काम में लग जाता है। वो बार पकड़ता है और अंकल ईरो की स्टाइल में सच में उन्हें जोर से मोड़कर अपने लिए एक रास्ता बना देता है। पुअर जो अभी अभी देखा उससे पूरी तरह हैरान रह जाती है। असल में जेन तो उसे काफी समय से एक निजी बातचीत के लिए इंतजार कर रहा था। नीले बालों वाली लड़की समझ नहीं पा रही कि क्यों, लेकिन जेन पहले ही महसूस कर सकता है कि उसे किसी ऐसे शख्स की वजह से ब्लैकमेल किया गया है जिसे वो यहां कहीं कैद समझती है। पुअर है डर के मारे कि ये बंदा इतना सही अंदाजा कैसे लगा रहा है। वो तो उसकी चोटें ठीक भी करता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ इसलिए बेवकूफ बना क्योंकि उसे पता था कि लड़की की चोटें असल में सच हैं। अपराधी अपने ही साथियों को इतना बुरी तरह से नहीं मारते कि मौत के कगार पर पहुंचा दें। इसी वजह से उसे तुरंत पता चल गया कि पुआर को ब्लैकमेल किया रहा है और मजबूर करके काम करवाया जा रहा है। जिनकी बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा गिल्ट हुआ और आखिरकार उसे मौका मिला कि वो अपने छोटे भाई के बारे में कुछ बताए। इन गंदे कमीने लोगों के हाथों फंस गई है। ये लोग बार बार धमकी देते रहते हैं कि अगर उसने विरोध किया तो वे उस लड़के को देश के बाहर बेच देंगे और फिर कभी उसे देखने नहीं देंगे। पुअर रो पड़ी, टूटकर कहने लगी कि उसके माता पिता भी इन दरिंदों ने मार डाले तो उसका भाई ही सब कुछ बचा है। उसकी कहानी सुनते ही ये आदमी कुछ और ही हो गया। जीन गुस्से में आग बबूला हो गया और हाकामा आखिरकार समझ गया कि उसने खुद को ऐसे क्यों पकड़ने दिया। उसका मकसद हमेशा से था इन लोगों को बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे ये भी पता है कि खलनायक कितने जिद्दी और चिड़चिड़े होते हैं। एक भी कबाड़ को बचने देना बाद में बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि वे अपनी ताकत फिर से जमाकर फिर से समस्या खड़ी कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भाई इन कीड़ों को एक साथ कुचलना चाहता है और उसने शुरुआत की इस फरवाले को जोरदार ठोकर मारकर। अब रास्ता साफ है, गोजो सत्तोरू इन घटिया लोगों को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। जाइन खलनायकों की सोच सबसे बेहतर समझता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आती है। पिछले 100 मिलियन सालों में जब मानव सभ्यता अपनी तकनीकी चरम सीमा पर थी, उस समय वो बच्चा बहुत परेशान था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पहले ख्याल थे दुनिया में न्याय की तारीफ करने के, लेकिन उस तारीफ के साथ एक और ज्यादा डराने वाली समझ भी आई। कोई भी ऐसी दुनिया जिसे न्याय की जरूरत हो, वहां बुरे लोग भी बहुत होते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य जिंदगी जीना वाकई तारीफ के काबिल होता है, लेकिन जिस माहौल में वो बच्चा बड़ा हुआ था उसने वो सुकून पाया जो वो हमेशा चाहता था। तो जब भी कोई उसके साथ उलझने की कोशिश करता, जैन अपने पावर के भारी दबाव से उन्हें रौंद देता, उनके हड्डियां तोड़ देता और सालों तक उन्हें तबाह करता रहा। वो हर जगह बुरे लोगों को खत्म करता रहा जो दुनिया की शांति को बिगाड़ते थे। फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और एक अलग नजरिया बताया। उसने कहा कि जेन गलत दुनिया में पैदा हुआ है और इसी बात पर हम वापस वर्तमान में आ गए हैं। हमारा लड़का बिल्कुल चढ़ाई मारे हुए चल रहा है, किसी से दो दो हाथ करने के लिए। उसके सामने हारने वाले पहले ही ढेर सारे लोगों को मार चुका था। ये बंदा बस अपने किल काउंट को बढ़ाना चाहता है और कोई सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए वो सामने खड़े गुंडों में से एक को फेंक देता है।
जैसे ही कोई उसे पकड़ता है, हमारा लड़का बिजली की तरह तेज किक मारता है और दूसरे को मौत के घाट उतार देता है। उसका दोस्त दंग रह जाता है, क्योंकि जैन बस उस बंदे को दीवार में एक बड़ा गड्ढा बनाकर मार देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस हो जिसे रुकना ही नहीं आता। डर के मारे वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल बेकार। बस उसके दर्द वाले चिल्लाने की आवाज नीचे बंदियों तक पहुंचती है। वो महसूस कर सकती है कि ये चिल्लाहट दूसरों की तरफ से आ रही है। वो सच में सोचने लगी है कि ये जीन आखिर कौन है। हाकामा आराम से बता देता है कि ये बंदा चलती फिरती भगवान है और उन्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। अभी उन्हें उसके कहे अनुसार बाहर जाना है, लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा। डाकुओं का नेता इतना आसान नहीं है मारने के लिए, भले ही उसके पास जबरदस्त दिव्य जादू की कला हो। जबरदस्त ताकत की लड़ाई में किसी का उस बंदे को हराना मुश्किल है। लेकिन जब पुआर ऐसे बेकार के ख्यालों में उलझा होता है हमारे लड़के ने, तो उस बंदे को घुटनों पर थरथराते हुए ला दिया होता है। बॉस जीन से रुकने की भीख मांगता है, पैसे के ढेर लगाने को तैयार होता है, यहां तक कि गुलाम भी देने की बात करता है। वैसे पुआर का भाई इसी कमरे में रखा गया है। जीन गुलामों की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सामने ही एक और आदमी को मार देता है। बॉस वही है, जबकि डाकू का लीडर पूछ रहा है ये सब हो क्या रहा है। उसकी आत्मा की कला भी इस आदमी के दिव्य एब्स मतलब शक्तियों के सामने काम नहीं कर पा रही। लेकिन उससे भी बड़ी पहेली ये है कि जेन ने ये सारी ताकत कैसे हासिल कर ली। मजाक की बात यह है कि हमारा लड़का इस लुटेरे को आधा अधूरा विलन कहता है, क्योंकि असली विलन कम से कम तब भाग जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि वे उनसे कमजोर हैं। लेकिन डाकू का लीडर और उसके गुंडे सब घमंडी और तुच्छ लोग हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हुए खुद को धोखा दे रहे हैं कि शायद वे जीत सकते थे। लेकिन जैसे ही उनको हार का डर दिखता है, वे मिन्नतें करने लगते हैं। सच कहूं तो ये जुबानी धुलाई बड़ी संतोषजनक है। और हमारे लड़के की सलाह मानते हुए डाकू का नेता भागने के लिए अपने पैरों को हिलाता है। वो सीधे एलिवेटर की तरफ जाता है और लीवर खींचता है, जिससे उन्होंने एक रहस्यमय हथियार को मुक्त कर दिया जो उन्होंने एक राक्षस की तरह कैद रखा था। जैन को देखकर हैरानी होती है कि उनके कब्जे में एक भ्रष्ट प्राणी है। यह एक शक्तिशाली जानवर है जिसे किसी खास कुलीन के लिए हासिल किया गया था। जो मुझे परेशान करता है वो ये है कि आखिर ये बैंगनी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कैसे यहाँ पर वो अपने पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकल पाया। डाकू नेता जीन को चुनौती देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो वादा करता है कि वो सब कुछ अराजकता में बदल देगा जैसे ही वो जीव अपनी लड़ाई की दहाड़ लगाता है। पहला हमला भ्रष्ट राक्षस ने किया, जो जीन को उनके पैरों पर पीटने के लिए झपटा। हमला ब्लॉक हो गया, जिससे हमें उस विशाल आदमी की झलक मिलती है। डाकू नेता जीन की ताकत देखकर हैरान रह गया। मेरा मतलब है उसकी मांसपेशियों की ताकत। शोइंग मसल स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी, एम्फसाइजिंग सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ। इस बीच जीन बताता है कि उसका जन्म ही एक सुपर ह्यूमन शरीर के साथ हुआ था। मांसपेशियों के तंतु उसकी औसत इंसान से कई गुना ज्यादा मजबूत थे। अब जब उसकी बारी आई वार करने की, तो उसने उस जीव को जोरदार किक मारी और फिर वादा किया कि अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। भाई ने कमेहा वेव मारी जैसे वो गोकू हो, और एक ही वार में उस राक्षस को चूर चूर कर दिया। इतना सब शोर शराबा और लुटेरे का सरदार फिर से वहीं घुटनों के बल आ गिरा जहां से शुरू किया था। जैन उसे घूर रही थी, सोच रही थी कि ये घटिया बदमाश अब क्या करेगा। अब जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे, भाई बचने की कोशिश करता है, मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे शानदार सफेद बालों वाले राजा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, किसी भी तरह की दया से इनकार कर दिया। मामला सुलझाते हुए वो अपनी आभा वाली खेती की ड्रिप वापस लेता है और बच्चों से पहले से ही माफी मांगता है कि उसे इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई चाहता है कि वो दस्तावेज चेक करे ताकि उनके अपराधों के सीधे प्रमाण मिल सकें। वो एक दराज खोलता है और एक दिलचस्प नोट्स का सेट पाता है। बस एक नजर डालते ही शायद आपको लगे कि इस बंदे ने सोना खोज लिया है, लेकिन नहीं, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पढ़ रहा है। भाषा उसके लिए बिल्कुल अजनबी है, इसलिए वो हाकामा की मदद लेने में भी बहुत गंभीर है। फिर भी जैन ये समझ नहीं पा रहा कि ये लुटेरे भ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। अपनी शक की पुष्टि के लिए वो उस दानव के फटे हुए अवशेषों का निरीक्षण करता है जिसे उसने हराया था। इस तरह वो कमरे में तैर रहे आसपास के नैनो मशीनों के कैमरे एक्सेस कर पाता है। जैन कम से कम पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता है और उसे अपनी पसंद की एक फुटेज मिल जाती है। लगता है ये एक सज्जन उनके पास उस दानव के साथ आया था और क्रीचर के इरादों के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उन्हें एक छोटी सी जानकारी छोड़ गई। ये चालाक खलनायक जल्द ही देश के बर्बाद हो जाने की तरफ इशारा कर रहा था। जैन इस बात को बाद के लिए ध्यान में रखती है। जबकि सीन कटकर उन बच्चों की तरफ जाता है जो कंटेनमेंट से बच निकले थे, पुअर आखिरकार अपने छोटे भाई से मिल जाती है। दोनों एक लंबी गले लगाते हैं, ये महसूस करते हुए कि दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई।
वो मुड़ती है और जेन को एक भगवान की तरह संबोधित करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। कोशिशें कर रहा था, लेकिन भाई नाम मानने से मना कर रहा था। इसके अलावा वो उन लोगों के बारे में जानना चाहता था जो लाल वर्दी में बंधक चोरों को पकड़ रहे थे। लगता है कि वे गिल्ड के कर्मचारी हैं। असल में जो शख्स भव्य बालों और दाढ़ी वाला उनके करीब खड़ा था वो उनके शहर का गिल्ड मास्टर था। वही आदमी जीन की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आया और पूछा कि क्या उसका इस घटना से कोई संबंध है। हमारा लड़का अपनी भागीदारी की पुष्टि करता है और पाड्रा से विनम्रता से खुद को गिल्ड मास्टर के रूप में परिचय देने और उसका धन्यवाद करने को कहता है। कोशिशें। वो उस बंदे को एक नज़र देखता है, हैरान होता है कि कोई इतना बड़ा झुंड बिना एक भी वार खाए कैसे हरा सकता है। भले ही उसकी शक्लो सूरत किसी कमजोर जाति की लगती हो, पद्रा समझ सकता है कि ये बंदा कोई मामूली नहीं है। गिल्ड मास्टर बताता है कि इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। डाकुओं को खत्म करने की मांग अब तक सबसे ज्यादा है। ये बात जेन को हैरान करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी लॉर्ड डाकुओं को पकड़ने को सबसे ऊपर रखेगा। गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि भगवान के पास भी इतनी ताकत नहीं होती। अपराधों से निपटना गिल्ड के सदस्यों का काम माना जाता है, जो राजा के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। अगर चप्पी साहब, जो इस इलाके के शासक हैं, कोई अपराध करें भी तो भी उन्हें राजा को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, भले ही ऐसा होना कम ही संभव लगे। पद्रा अपनी धारणा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वहीं जेन इस स्थिति की तुलना 100 मिलियन साल पुरानी परिस्थिति से कर रहा है, ये समझते हुए कि एक लॉर्ड एक मेयर की तरह होता है और गिल्ड पुलिस की तरह काम कर रहा है। फिर भी लॉर्ड चापेन ऐसा इंसान नहीं है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। जीन ने फैसला किया कि वो सारे दस्तावेज सौंप देगा जो उसने डाकुओं से छीनकर हासिल किए हैं, ये सोचते हुए कि क्या ये गिल्ड के काम आ सकते हैं। गिल्ड मास्टर ने एक दस्तावेज पढ़ा और पता चला कि ये डाकुओं के साथ कारोबार करने वालों की एक पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट की मदद से वे पूरे गैंग को आसानी से पकड़ सकते हैं। जीन जिज्ञासु होकर पूछता है कि क्या शहर के लॉर्ड का नाम भी उस लिस्ट में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉर्ड चैपेन का नाम कहीं नहीं मिलता, जिससे वो एक चालाक खलनायक साबित होता है जो अपने निशान छुपा लेता है। अभी के लिए जिन इस हालात में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने गुलामों को आज़ाद करवाया है, इसलिए अब वो जानना चाहता है कि उनका क्या होगा। गिल्ड का मास्टर आश्वासन देता है कि अगर कोई लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तो गिल्ड उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जिनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है उनके लिए अफसोस की बात है कि उनके जाने की कोई जगह नहीं है। सिस्टम बेकार है, क्योंकि ये इन बातों को मानने से इनकार करता है। पुआर और निनो जैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, तो जेन उनके लिए कहीं छुपने की जगह मांगता है। हैरानी की बात यह है कि इस जमाने में शहर में ऐसी कोई शरणस्थली भी नहीं है। पड्रा इन बच्चों के लिए काम ढूंढ सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों को नीच माना जाता है ये भी मुश्किल होगा। बच्चे मन ही मन खींच रहे हैं और जेन इस बात से मायूस है कि इस दुनिया में सब कुछ एक जैसा ही है। वो इन बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, भले ही काम करने के लिए कहीं भी न हो। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये अगर मौका मिले तो दोनों कहीं काम करने को तैयार होंगे। पूर भी मानता है और एक मौका देना चाहता है, जिससे जेन को गोल्डन नाइट आर्गस की याद आती है, जिसने एक बार कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो मदद करेगा। अगली सीन में हम राजकीय राजधानी कोशिया में हैं, आर्गस से मिलने। होली नाइट वापसी के रास्ते में अचानक बिना वजह ठंड महसूस करता है। अपने आवास पहुंचकर वो टीम को दिन भर आराम करने को कहता है। आर्गस अपने क्वार्टर में लौटता है। वहां उसकी स्वागत में कई नौकरानियां मौजूद होती है। बटलर गर्व और शान के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। सबसे पहले वो अपडेट मांगता है और उसके नौकरों की प्रतिक्रियाओं से पवित्र योद्धा समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। बटलर माफी मांगता है कि उसने अपने मालिक को परेशान किया, जबकि वो अभी अभी लौटा था। ये सब होते हुए उसकी बहन ऊपर से ताने भरी निगाहों से ये नज़ारा देख रही होती है। आर्गस रिपोर्ट पाता है और तुरंत सिर दर्द होने लगता है। हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब थे, क्योंकि कोई आक्रमणकारी अचानक सामने आ गया था। राजधानी के अंदर घुसकर तबाही मचाई। उसे ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि ये कैसे अंदर पहुंचा, बल्कि असली दिक्कत यह है कि इसे अंदर लाने में किसने मदद की। उसका अंदाजा है कि ये कोई हरिस्क अकादमी का आदमी होगा, जहां शकी लोग अपनी साजिशें रच रहे हैं। खैर, उसे अब तो साथी चाहिए ताकि राजधानी की हालत संभाल सके। और इसी वक्त जैन और उसकी टीम फिर से राजधानी की तरफ निकल पड़े। 3 दिन बीत गए इस सफाई के मिशन में। पुअर उसे सोचने लगा कि क्या सच में उनके जैसे कमजोर लोगों के लिए राजधानी में कोई नौकरी हो सकती है। जैसा कि वो अच्छा इंसान था, जेन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पढ़ना लिखना आना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए उसने बच्चे से कहा कि वो खुद पर ज्यादा भरोसा करे। वहीं हाकामा दूर कहीं इशारा करते हुए बताता है कि राजधानी करीब है। हमारा लड़का जब राजधानी की भव्यता को देखता है तो पूरी तरह चौंक जाता है। शाम तक वे राजधानी के अंदर पहुंच जाते हैं। जगह लोगों से खचाखच भरी हुई है। आसपास
हकामा बताता है कि राजधानी आयात पर निर्भर है, मतलब यहाँ हर तरह का सामान मिलता है, वो कदामा कपड़े भी जो उन्होंने कभी बताया था। जैन को ये सब बहुत दिलचस्प लगता है और वो कुछ कीट म्यूटेंट्स पर भी नजर डालता है। यहाँ कई तरह की जातियां हैं जो दिखाती हैं कि सब कैसे अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं, राजधानी में सुरक्षा भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इन सब फायदे के बावजूद कुछ गंदे पहलू भी हैं। जैन सोचता है कि हर युग की अपनी खासियत होती है, मुश्किलों का ढेर। वो हाकामा से अकादमी के प्रवेश परीक्षा के बारे में पूछता है और जानता है कि ये अगले हफ्ते होने वाली है। वे परीक्षा शुरू होने तक इंतजार करने वाले हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर एक सुनहरी बालों वाली लड़की सोचती है कि क्या ये लोग हैरिस अकादमी में दाखिला लेना चाहते हैं, खासकर जब ये सब कमतर प्रजाति जैसे दिखते हैं। हम होटल के कमरे में पहुंचते हैं जहां हाकामा और नीनो आरामदायक बिस्तरों पर झपट पड़ते हैं। वे आखिरकार सही जगह पर सो सकते हैं। जैन के शुरुआती मकसद के साथ राजधानी पहुंचने का काम तो हो गया, लेकिन अब उसे सोचने लगना चाहिए कि आगे क्या करना है। भले ही ये एक नया दौर है, पर उसे तो अभी भी पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना है ताकि जी सके। वैसे भी भाई को डाकुओं के सफाई के लिए एक मोटी रकम मिली थी, लेकिन उसे पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं चलेगी, खासकर जब 4 लोग हैं साथ में। फिर ये भी है कि इन बच्चों के लिए काम ढूंढना है और इसका तुरंत हल होगा अर्जस से मिलने में। लेकिन अभी तक उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ हो सकता है या कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं जो उन्हें उसके पास ले जाएं। इस बारे में जीन कई अंदाजे लगाता है। सबसे पहले भ्रष्टाचार करने वालों की जांच करने को प्राथमिकता देता है। उसे पता है कि इस जमाने में कुछ लोग ऐसे राक्षसों का फायदा उठाकर अपने मकसद पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले स्वभाव से बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें बिना देखरेख छोड़ा नहीं जा सकता। इस बार वो जिंदा लोगों को पूरी तरह तबाह होने से बचाने का फैसला करता है। वैसे वो हकीमा से कैजुअली पूछता है कि इस देश के लोग जब किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं। पता चलता है वे किताबें पढ़ते हैं। किसी जानकार से सलाह लो या फिर उस विषय पर पढ़ो। किताबें खुद ही काफी महंगी थीं, यहां तक कि गांव में भी लोग किताबें मिलकर पढ़ते थे ताकि उनकी कीमत उठाई जा सके। वहीं राजधानी में एक शानदार लाइब्रेरी है जिससे रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है। जिनको ये बात पसंद आई, क्योंकि अब वो उस लाइब्रेरी का फायदा उठाकर कागुरा के छोड़े हुए लैब के बारे में सुराग ढूंढ सकता है। अगली सीन में लड़के रिसेप्शन वाली डेस्क पर हैं, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है कि वो उसका इस्तेमाल न करे सुविधा। चूंकि किताबें पवित्र राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती हैं, इसलिए वे किसी को भी मुफ्त में अंदर नहीं आने देते। सिर्फ किसी मान्यता प्राप्त अकादमी के छात्र या राजाशाही लोग ही ऐसे जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लड़के के लिए स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। हकामा मजाक में जीन को याद दिलाता है कि ब्रो अभी अपनी हालत में पढ़ भी नहीं सकता, हालांकि वो अक्षर सीखने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसे भाषा को पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ब्रो अपना सिर खुजाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम देने वाला हो। वहीं 2 लोग कोई एक चोला पहने हुए चुपके से उनकी जासूसी कर रहा है अपनी मिशन के तहत। वो जैन के पास आते हैं बस थोड़ी बातें करने के लिए, लेकिन असल में ये बातचीत एक जोरदार मुक्के से शुरू होती है। हमारा लड़का तुरंत अपने हाथ से मुक्का पकड़ लेता है और फिर उस बंदे को उसके बढ़िया तरीकों के लिए चिढ़ाता है। जब लोग ऐसे हमला कर रहे हैं तो शहर की सुरक्षा की क्या उम्मीद। लेकिन वो बंदा घमंडी बना रहता है और जैन उसका मुक्का हवा में रोक देता है, एक जबरदस्त जादुई धमाका टालते हुए। लड़ाका उसकी तारीफ करता है तेज दिमाग वाले, जबकि पुअर ये समझ ही नहीं पाता कि ये लोग आम लोगों के बीच में खुलेआम ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमारा लड़का जानना चाहता है कि इन बेकारों का मामला क्या है, और जल्दी ही उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी कीमत लगा दी है। लेकिन ये सब कुछ उसके ही फायदे में होता है। भले ही ये गुंडे जीन के ग्रुप को धमका रहे हैं कि राजधानी से भाग जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। जीन अपनी जगह से हिलता नहीं और लड़के को फिर से हमला करने की चुनौती देता है ताकि उसे मुक्का पकड़ते ही जोर से जमीन पर पटक दिया। एक को सबक सिखाने के बाद वो दूसरे की तरफ मुड़ा जो उस पर जादुई हमला कर रहा था। जेन बचने की बजाय सीधे उस आग वाले हमले को टक्कर देता है, जिससे वो सोचने लगता है कि उसने अच्छा खासा नुकसान किया। लेकिन धुएं के बीच से अचानक एक हाथ निकलता है और जेन जल्दी से उस बंदे को पकड़कर ऐसे उठा लेता है जैसे वो कोई भारी चीज हो ही नहीं। एक गंभीर लहजे में जेन उनका मजाक उड़ाता है कि वो कितने कमजोर हैं और चुनौती देता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। सच में भाई ने कमाल कर दिया। इस कहानी का गोजो सत्तोरू। इसी बीच उसकी शिकार ये सोच रही है कि आखिर इतनी कमजोर जाति इतनी ताकत कैसे दिखा सकती है। अचानक एक रात का आदेश लड़ाई रोक देता है। करीना है जो नाराज है कि उसे अपने छुट्टी के दिन में ये झंझट क्यों झेलना पड़ रहा है। लड़की को जिन पर हमला करने वालों की कोई परवाह नहीं है। वो बस हकीमा और हमारे लड़के को आखिरी बार जेल में डालना चाहती है, जो जिनके लिए भी अच्छा है, और इस हंगामे ने आर्गस से जुड़े किसी की निगाहें खींच लीं। वो अभी उसके सामने चिल्ला रही है। सड़क पर हुई लड़ाई खत्म होने के बाद करीना जेन को देखती है और तुरंत उत्साहित हो जाती है,
क्योंकि उसे लगता है कि उसने आखिरकार वो कमतर प्राणी जेन पकड़ ही लिया जो फिर से शहर में मुसीबतें कर रहा है। वो उसे डांटना ही शुरू करने वाली होती है कि पास खड़ा एक डेमी ह्यूमन दर्शक उसके पास आता है और कहता है कि उसने सारी बात देखी है। वो दर्शक बताता है कि असल में जेन को सबसे पहले हमला किया गया था और लड़ाई के दौरान वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। जब करीना हमलावरों के चेहरे देखती है तो उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि ये उसके अपने बेवकूफ़ शरारती जूनियर्स हैं जो हर्नेसस्क अकादमी से हैं। वो चुपचाप उम्मीद करती है कि पवित्र कप्तान की छोटी बहन फिर से इस गड़बड़ में फंसी न हो। जीन करीना से पूछता है कि क्या वो अभी गश्त पर है और इस बारे में सवाल करता है, ये कहते हुए कि उसे लगा था कि ऐसी ड्यूटी तो आमतौर पर गिल्ड के सदस्य निभाते हैं शहर में। करीना जवाब देती है कि वो बस अपनी रात की जिम्मेदारी निभा रही थी जो शहर में व्यवस्था बनाए रखने की होती है जब वो गश्त पर थी। पास के किसी कैफे जाने का रास्ता। अब जब उसने खुद देखा कि जेन ने अकादमी के कई ताकतवर छात्रों को आसानी से हरा दिया है तो करीना को लगने लगा कि उसकी कप्तान की पहले की शंका कि ये मामूली इंसान कुछ खास हो सकता है शायद सही थी। फिर वह खुद को बचाने की कोशिश करती है और जेन से कहती है कि फिर से मुसीबत में न पड़े, लेकिन जेन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता और मौके का फायदा उठाकर कहता है कि वह उसे साथ लेकर चलो ताकि वह उसकी कप्तान आर्गस से मिल सके। जब आखिरकार वो प्राचीन इंसान उनसे मिलने पहुंचता है 7वीं डिवीजन के कप्तान आर्गस के साथ, वो सीधे मुद्दे पर आता है और उस आदमी से उन्हें नौकरी पर रखने को कहता है, याद दिलाते हुए कि आर्गस ने पहले ही मदद की पेशकश की थी। जब आर्गस उन बच्चों के बारे में पूछता है कि उसके साथ आए थे तो जिन बताता है कि उसने आखिरकार उन डाकुओं का सामना किया जिनकी आर्गस तलाश कर रहा था और उन्हें पकड़कर गिल्ड को सौंप दिया। आर्गस बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई ऐसा जो कमतर जाति जैसा दिखता हो इतनी जल्दी इतना सब कर सकता है। जिन फिर वो बताता है कि उसने नीनो और उसकी बड़ी बहन पू को साथ लाया क्योंकि उनके पास कोई और भरोसा करने वाला नहीं था और लोग उन्हें नीच प्रजाति समझकर बुरा सलूक करते थे। इसलिए जीन कप्तान से पूछता है कि क्या वो उनके लिए कोई काम का इंतजाम कर सकता है। कप्तान आर्गस पुरानी इंसान को याद दिलाता है कि उसका उन पर कोई फर्ज नहीं है, लेकिन जीन तर्क देता है कि वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्योंकि उसने ही उन्हें बचाया है। आर्गस को ये बात दिलचस्प लगती है। बच्चे अपनी उम्मीद भरी नज़रों से अपने रक्षक को देख रहे थे। कप्तान ने जल्दी से एक योजना बनाई और बच्चों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जेन से शांति से कहा कि वो बच्चों को अपने यहाँ रहने और काम करने देगा, लेकिन सिर्फ तभी जब जेन अकादमी में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए राजी हो जाए। जेन ने बिना ज्यादा सोचे ये शर्त मान ली और जल्दी ही बच्चों को नौकरानी के कपड़े पहनाए गए। पुअर ने कप्तान का दिल से धन्यवाद किया, जबकि कप्तान ने अपनी बाकी नौकरानियों को सही तरीके से निर्देश दिया, उन्हें पढ़ाओ और ये सुनिश्चित करो कि कोई भेदभाव न हो। जैसे ही जीन अर्जस के साथ चलता है वो कप्तान से पूछता है कि इंस्ट्रक्टर का काम करने में उसे क्या फायदा होता है। अर्जस बताता है कि उसे पता नहीं जीन असल में कहाँ से आया है, लेकिन उसके अंदर की भावना कहती है कि जीन भरोसेमंद इंसान है। फिर कप्तान सीधे मुद्दे पर आता है और जीन से कहता है कि वो चाहता है कि जीन हार्नेस अकादमी में घुसपैठ करे। जीन गंभीर हो जाता है और ठीक से समझाने के लिए कहता है। तब अर्जस वर्तमान ताकत का वर्णन शुरू करता है। राजधानी के अंदर संघर्ष चल रहा है। उसके मुताबिक कई गुट चुपचाप ठंडे युद्ध में फंसे हुए हैं क्योंकि राजा बहुत बीमार है और कभी भी मर सकता है। वो आगे बताता है कि आम वारिसी विवाद के अलावा कुछ लोग हैं जिनका सिंहासन पर कोई वैध अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वे सत्ता हथियाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और वे भ्रष्टाचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें इस दौर में लोग आक्रमणकारी कहते हैं, हथियार के तौर पर अपने प्लान आगे बढ़ाने के लिए। जिनको लॉर्ड शेपियन याद आता है और उसे एहसास होने लगता है कि उससे भी ज्यादा परेशान करने वाले लोग हो सकते हैं। कप्तान कहता है कि वो इन लोगों का असली चेहरा उजागर करना चाहता है और उनका छुपा हुआ ठिकाना ढूंढना चाहता है, और फिलहाल उसे सबसे ज्यादा शक हार्नेस अकादमी पर है। तभी अर्जस दरवाजा खटखटाता है और जिनसे अपनी छोटी बहन मिरिया ओल्टन का परिचय कराता है। वो बताता है कि वो अकादमी में पढ़ती है और उसे वहां लेकर जाएगी। मिरिया तुरंत अपनी तीखी जुबान दिखाती है और जिनको एक नीची कमतर प्रजाति कहकर चिढ़ाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करीना ने पहले ऐसा किया था। कप्तान जल्दी से उसे रोकता है और याद दिलाता है कि ऐसे बोलना अशिष्टता है, लेकिन वो जोर देती रहती है कि वो किसी कमतर प्रजाति को इतना अहम काम सौंपने से सहमत नहीं है। जैन उसकी बदतमीजी की ओर इशारा करती है, जिससे कप्तान शर्मिंदा हो जाता है और उसके व्यवहार के लिए माफी मांगता है। करीना जैन के करीब आती है और धीरे से कहती है कि मियाँ वाकई बहुत काबिल है, लेकिन उसे कमतर प्रजातियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मियाँ जैन पर गालियां बरसाती रहती है और वो कहती है कि उसे वो इंस्ट्रक्टर बनने के काबिल नहीं लगते। फिर हकामा हालात और ख़राब कर देता है जब वो कैजुअली बताता है कि उसकी गार्जियन तो पढ़ भी नहीं सकती, लेकिन हकामा तुरंत ही ये कहकर बात आगे बढ़ाता है कि जेन कितनी मजबूत और काबिल है। उसकी बात सुनकर करीना को अचानक एहसास होता है कि वही मियाँ थी जिसने पहले अकादमी के स्टूडेंट से अर्जस पर हमला करने को कहा था।
कप्तान बार बार माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अपनी बहन को ठीक से संभालेगा। जेन बात का विषय बदलकर अर्जस से पूछता है कि ठीक वैसे ही जैसे उससे अकादमी में पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। आर्गस जवाब देता है कि अपनी देखरेख से उसे लगता है कि जीन स्पिरिट आर्ट्स में काफी माहिर है, इसलिए वो मानता है कि जीन बेसिक फंडामेंटल सिखाने के लिए परफेक्ट इंसान होगा। फिर वो 4 बेसिक स्पिरिट आर्ट्स बताता है, इग्निशन, डिस्चार्ज, फ्रीजिंग और हीलिंग, और समझाता है कि इनमें से 2 का इस्तेमाल कर पाना भी काफी माना जाता है। जब जीन सुनता है कि यहाँ के बेसिक सिर्फ 4 स्पिरिट आर्ट्स हैं, तो उसे एहसास होता है कि पहले वाला डाकू नेता असल में काफी काबिल। जो ताकत उसने दिखाई उसे इस जगह पर एक खास आत्मा कला माना जाता। जीन चुपचाप मुस्कराया और उसने सोचा कि शायद इस युग में लोगों की इन खास शक्तियों को समझने का तरीका वो बदल सकता है। फिर कहानी 1 हफ्ते बाद की ओर बढ़ती है, जब आखिरकार हाकामा का एंट्रेंस एग्जाम अकादमी में होने वाला होता है। आर्गस जीन के साथ चलता है क्योंकि वो चाहता है कि इस साल इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी जीन को मिले। ऐसा लगता है कि हर साल नाइट ऑर्डर की एक डिवीजन को ये पद भरना होता है, और इस बार वो 7वीं डिवीजन की बारी थी। जेन चुपचाप उनके पीछे चलता रहा, जबकि मोटा आदमी जिसका नाम रिडमैन था लगातार उसे घूरता रहा। वे आखिरकार हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और आर्गस ने आदरपूर्वक उनसे अभिवादन किया। हेडमास्टर मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसका पूर्व शिष्य नाइट ऑर्डर में इतना अच्छा कर रहा है। फिर उसने देश के अंदर जारी गुटबाजी का जिक्र किया और अचानक जेन की आलोचना शुरू कर दी। कप्तान से तर्क करते हुए कहा कि उसे अकादमी को इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो किसी कमजोर स्पेसी को ऐसा काम सौंप दे, महत्वपूर्ण भूमिका। कप्तान जोर देकर कहता है कि जीन अपनी डिवीजन के किसी भी दूसरे से ज्यादा काबिल है। जब दुबले पतले चूहा लॉर्ड गीता देखता है कि हेडमास्टर जीन को उनके इंस्ट्रक्टर के तौर पर स्वीकार करने वाले हैं, तो वो तुरंत इस बात का विरोध करता है। अब वो गरीब पुराने इंसान का अपमान करने का रोल संभाल लेता है और जोरदार तर्क देता है कि वे किसी निम्न दर्जे के इंसान को ऐसी जगह नहीं दे सकते। फिर हेडमास्टर लॉर्ड रेडमैन की तरफ मुड़ता है और इस विरोध के बारे में उसकी राय पूछता है। मोटा आदमी आराम से इस चिंता से सहमति जताता है, लेकिन फिर उन्होंने एक दमदार तर्क दिया कि उन्हें छात्रों और बाकी शिक्षकों दोनों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। फिर प्रधानाचार्य भी विरोध में शामिल हो गईं और मान गईं कि उन्हें भी यही चिंता है। जेन को एहसास हुआ कि उनकी बात बिना उन्हें शामिल किए हो रही है, तो वो आगे बढ़ा और अपने लिए खड़ा हो गया। फिर उन्हें सम्मान से नमस्ते किया। उसने शांति से अपनी पहचान बताई, ये दिखाते हुए कि खुलेआम मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वो शांत रह सकता है। फिर उसने सीधे लाड से पूछा, सवाल ये था कि क्या वे उसे इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि वो किसी नीची जाति जैसा दिखता है, या क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास उस रोल के लिए जरूरी ताकत नहीं है। प्रिंसिपल मुस्कुराईं और बोलीं कि उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या उसके पास वाकई वो काबिलियत है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो ये साबित कर सकता है। जब आर्गस ने कहा कि हेडमास्टर खुद ने टेस्ट किया था, तो वो मान गईं और हार्नेस अकेडमी स्पिरिट आर्ट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक छोटी नकली लड़ाई तय हो गई। चालाक और दुबला चूहा ही आगे बढ़ा मुकाबला करने। जिन हंसते हुए कहते हैं कि कम से कम आज जिन खुद को ज्यादा शर्मिंदा नहीं करेगा, क्योंकि आज यहां बस कुछ ही छात्र हैं। फिर प्रधानाचार्य नियम समझाते हैं और साफ कह देते हैं कि लड़ाई सिर्फ स्पिरिट आर्ट्स का इस्तेमाल करके ही होनी है, क्योंकि यही वे चाहते हैं कि उनका नया ट्यूटर अकादमी में सिखाए। कुछ छात्र मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें मिरिया भी शामिल है जो दर्शकों में खड़ी है। वो बहुत उत्साहित है क्योंकि ये पहली बार होगा जब वो खुद इस दुबली पतली चूहे को लड़ते हुए देखेगी। जिन पहले ही समझता है कि ये आखिर कैसे खत्म होगा। फिर भी वो एक धीमी सी आह छोड़ता है और संस्थान को अपनी ताकत खुद देखने देता है। लेकिन आर्गस को अब थोड़ा संदेह होने लगता है। ये पहली बार है जब वो शख्स जिसे उसने लड़ने के लिए सुझाया है सबके सामने लड़ते हुए देखेगा, और उसे डर है कि जेन कहीं सबके सामने उसका मजाक न बना दे। दूसरी तरफ लॉर्ड गाब बेहद उत्साहित दिखता है और जल्दी से मैच खत्म करने के लिए बेताब है। जेन को सही जगह दिखाते हुए वो जल्दी से घोषित करता है कि वो पहला कदम उठाएगा और फौरन एक बड़ा आग का गोला छोड़ता है, जिसे वो सोचता है कि जेन को एक ही वार में हरा देगा। जेन आराम से उस हमले को चकमा देता है, जबकि वो दुबला चूहा अभी भी पक्का यकीन रखता है कि वो ये मुकाबला जीत जाएगा और कप्तान की गलतफहमी साबित करेगा। फिर वो अपने सबसे जबरदस्त हमले लाइटनिंग स्पीयर से हमला करता है, लेकिन जेन हर वार से बचता रहता है और धीरे धीरे उसका दिमाग खराब कर देता है। जबकि दुबला चूहा सोचता है कि जेन बस भागता ही रहेगा। जेन खुद चुपचाप आ भरता है और सोचता है कि ऐसा ताकत कभी भी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन अब जब और कोई चारा नहीं बचा, तो जेन ने आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और जानबूझकर एक अनोखी स्पिरिट आर्ट दिखाई। उसने ग्रेविटी को कंट्रोल करते हुए पतले चूहे लॉर्ड गीता को जमीन पर दबा दिया, उसे वहीं पिन कर दिया और साफ कर दिया कि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी और उसकी घमंड आखिर में कुछ भी नहीं था। हेडमास्टर और मोटे आदमी लॉर्ड रोडमैन दोनों जो कुछ देख रहे थे वे हैरान रह गए।
यहाँ तक कि आर्गस और उसकी बहन मिया भी वहीं खड़े थे, मुंह खुले रह गए सब, इतनी साफ सुथरी ताकत का जो कभी देखा ही नहीं था। जब वो पूछते हैं कि असल में क्या हुआ, तो जेन शांति से समझाता है कि उसने बस लॉर्ड गीता के आसपास की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कंट्रोल किया, शोइंग अ पर्सन पिन टू द ग्राउंड बाय एन इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब वो सुनता है कि लोगों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, तो जेन चुपचाप मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस अकादमी के छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। लॉर्ड गीता गुस्से में दांत पीसता है जब वो पूरी तरह से जमीन पर पड़ा होता है, जमीन पर बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ। इस झुर्रियां भरे बूढ़े आदमी पर दया आकर हमारा हीरो आखिरकार उस पर लगे गुरुत्वाकर्षण का दबाव कम कर देता है। गा गुस्से में चिल्लाता है कि ऐसी कोई आत्मा तकनीक होना ही नहीं चाहिए। वो जोर देता है कि नीच आदमी कोई गैरकानूनी चाल चला रहा होगा। हमारा लड़का चुपचाप वहीं खड़ा रहता है और अब शब्दों को धीरज से सहता है। जब गीजर उसके सामने करेन की तरह चिल्लाता है, तो प्रधानाचार्य शांति से फैसला सुनाती है। आसपास खड़े छात्र प्रभावित हो जाते हैं। मिया खासकर ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इतना ज्यादा दिव्य शक्ति कैसे कंट्रोल करता है। आमतौर पर तो कमजोर लोग तो जरा भी शक्ति नहीं रखते। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वो पक्के इरादे से जानना चाहती है कि जीन असल में कौन है। सीन बदलता है 1 हफ्ते बाद स्वागत समारोह में। वहां हेडमास्टर बताते हैं कि हार्नेस अकादमी इसलिए बनाई गई है ताकि योद्धाओं को ट्रेन किया जा सके जो आक्रमण करने वाले खतरों को खत्म कर सकें। जो भी कमजोर होगा और साथ नहीं चल पाएगा, उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो सफल होगा उसे लगभग गारंटी मिलती है, भविष्य स्टेटस और प्रभाव से भरा हुआ है। ऊपर से देखते हुए मिया के पास खड़े कुछ डेमी ह्यूमन हैरान हैं कि इतने सारे नए लोग इकट्ठे हो गए हैं। इनमें से कई तो कुलीन परिवारों से भी नहीं हैं। एक शेर जैसा डेमी ह्यूमन जिसका नाम रियूस है, मिया को कैजुअली ग्रीट करता है। वो कहता है कि उसे ये देखना हैरानी की बात है कि मिया खुद वेलकम सेरेमनी में आई है। बातें करते करते वो अचानक फैकल्टी के पास बैठे एक नीच को देखता है और लगभग घुटने टेक देता है। जब मिया ये बताती है कि, तो वो पूरी तरह से अपना संयम खो बैठता है। दरअसल वो उनका नया टीचर है। वो रूस से उसकी पहली सच्ची छवि पूछती है, जो पूरी तरह से दिखावे पर आधारित होती है। जब वो साफ साफ कहता है कि वो लड़का बस एक औसत इंसान है, न किसी की बीवी है न कोई जिंदगी, तो वो भी मान लेती है कि वही उसका पहला ख्याल था। कई लोग उसे घूर रहे होते हैं, तो जेन जल्दी से समझ जाता है कि वो अकादमी की जांच पहले दिन से खुलकर नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे अपनी छवि को एक बेकार कमजोर इंसान से बदलकर कुछ ऐसा बनाना होगा जो न तो खतरनाक लगे और न ही किसी को परेशान करे। अभी तो ऐसा लग रहा है उसके पीछे एक बड़ा निशाना बना हुआ है। समारोह खत्म होते ही उसकी पहली क्लास का वक्त आ जाता है। इसी बीच लॉर्ड गीता सबसे बड़े छात्रों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि नियमित क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं। वे साफ साफ चेतावनी देते हैं कि इस साल जो नए टैलेंट्स आए हैं उनके पीछे न रहो। इतना कहकर वे गुस्से में पूछते हैं कि क्लास में ज्यादातर लोग क्यों नहीं आए हैं। बूढ़ा आदमी अंदर से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उनमें से कई तो उस टीचर की क्लास में बैठने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। नीच वो चिकना चूहा तो यहां तक गया कि आज की लेक्चर जेन संभालेगा ये खबर फैलाने में लगा रहा। हैरानी की बात यह है कि हमारे प्रोफेसर को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी आत्मविश्वास के साथ पोडियम पर खड़ा होता है और खुद को नए स्पिरिट टेक्निक्स के इंस्ट्रक्टर के तौर पर पेश करता। बिना किसी हिचकिचाहट के रियूस बेइज्जती से पूछता है कि क्या वाकई उसके पास अकादमी की सबसे एलीट क्लास पढ़ाने की काबिलियत है या नहीं। हमारा लड़का शांति से मुस्कुराता है और कहता है जल्द ही पता चल जाएगा। वो तो यहां तक कहता है शेर जैसा आधा इंसान है जो ये कहता है कि अगर क्लास उसके स्तर के नीचे निकली तो वो कहीं भी जा सकता है। फिर उसने एक नियम तुरंत तय कर दिया। उसने अपने छात्रों से कहा कि वे कभी भी इंसानों के खिलाफ दैवीय शक्ति का इस्तेमाल न करें। अपनी बात समझाने के लिए उसने बताया कि दैवीय शक्ति असल में रुकावट डालने वालों की रीजनरेशन को दबाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इंसान तो चोट लगने के बाद ठीक हो जाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि इसका असली मकसद हमेशा से घुसपैठियों को खत्म करना था। ये सुनकर पीछे से कोई शोर मचाने लग गया। गाली गलौज करता रहा, उसे कमजोर कहता रहा क्योंकि उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वो छोरा जिद करता रहा कि उसे अपनी ताकत जैसा मन करे वैसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है। थोड़ा नाराज होकर प्रोफेसर जिन उसे चुनौती देते हैं कि दिखाओ कि तुम सच में उतने कमजोर हो जितना कहा जा रहा है। क्लास के बीचों बीच वे छात्र से कहते हैं कि अपनी सबसे ताकतवर चाल से मुझ पर वार करो। बच्चा घमंडी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर प्रोफेसर को उसके वार से एक खरोंच भी आई तो वो कभी क्लास में वापस नहीं आएगा। मौका पाकर वो बिजली की भाला बनाता है जो ऊर्जा से चकाचक चमक रहा होता है। यहां तक कि भगवान गीता भी तनाव में आ गए, सोचते हुए कि कक्षा ऐसी बेपरवाह हमले से बच पाएगी या नहीं। बिना हिचकिचाए छात्र ने भाला सीधे जेन की तरफ फेंका, जिससे पूरे कमरे में धूल का बड़ा गुबार उठ गया। सबने समझा कि कमजोर वाला खत्म हो गया।
लेकिन फिर धुंध में से एक तलवार निकलती है और उसके पीछे की दीवार में गड़ जाती है, उसकी बदसूरत शक्ल को बस चूकी। जेन शांति से कहता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो तलवार उसे पूरी तरह भेद सकती थी। इसके साथ ही वो अपनी पहली सीख देता है, सेमेस्टर, कभी भी किसी को सिर्फ उसकी शक्लो सूरत देखकर मत आंकना। रुस चुपचाप देखता रहता है, सोचता है कि क्या ये तरीका वाकई में स्पिरिट आर्ट कहलाने लायक है या नहीं। प्रोफेसर जेन बिना हिचकिचाए समझाते हैं कि जो लोग कमजोर माने जाते हैं उन्हें इन्फीरियर्स कहा जाता है। फिर वो, जो साफ साफ उनसे कई लेवल ऊपर है, पूछते हैं कि तो इसका मतलब उन्हें क्या होना चाहिए। उनका ऑरा अपनी पूरी ताकत पर पहुंच जाता है जब वो खुद ही अपना सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसे ही टीचर कहते हैं। फिर अगले सबक में वो उसी बच्चे से पूछते हैं कि क्या उसे वो मापदंड पता हैं जो चाहिए होते हैं। आत्मा की कला को सक्रिय करो। जैसे ये सब आम बात हो, छात्र जवाब देता है कि असल में सब कुछ जोरदार कल्पना पर निर्भर करता है। अगर तुम किसी चीज की तस्वीर साफ साफ दिमाग में बनाओगे तो आत्माएं उसे पूरा कर देंगी। प्रोफेसर जेन मानते हैं कि कल्पना जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि एक अहम बात जो सभी भूल रहे हैं वो है कि आत्माएं अलग अलग वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पर प्रतिक्रिया करती हैं, और ये तरंगें ही उनकी क्रियाओं को सच में ट्रिगर करती हैं। कुल मिलाकर 8 मुख्य वेवलेंथ्स होते हैं, जिनमें से इग्निशन, डिस्चार्ज, हीलिंग और जमना तो 4 सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण, वायुमंडल नियंत्रण और स्थानिक हेरफेर भी होते हैं। लॉर्ड गीता लगभग घुटन महसूस कर लेते हैं जब वो उसे ये सब 8 शक्तियां इतनी आसानी से इस्तेमाल करते देखता है। इस खुलासे के साथ हमारा लड़का औपचारिक तौर पर अपनी पहली असली क्लास शुरू करता है। शाम को वो सोचता है कि अकादमी के राजों की जांच कहां से शुरू करे। कैंपस हर कोने पर छात्रों से भरा हुआ है। क्लास में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद वही चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। अगर उसे जवाब चाहिए तो वो उसे ऐसे जगह पहुंचना है जहां छात्रों को जाने की इजाजत नहीं है। रास्ते में उसकी मुलाकात मिरिया से होती है। बिना झिझक वो उससे साफ साफ पूछती है कि वो असल में कौन है। वो जवाब देता है कि वो तो वही है जिसे सब लोग नीचा समझते हैं। मिरिया मान जाती है कि अगर वो सचमुच सब 8 आत्मा कला आराम से चला सकता है तो ये बात सही लगती है। ज्यादातर डेमीह्यूमन भी ऐसा नहीं कर पाते। हमारा लड़का कंधे उचकाकर कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जैसे टैब्स के बीच स्विच करना अलग अलग तरंग दैर्घ्य। जाहिर है उसे पता है कि असलियत में ये बात जितनी आसान लगती है उतनी नहीं है। वो अनुरोध करती है कि वे यह बातचीत कहीं प्राइवेट में जारी रखें। जब वे अकेले होते हैं तो वो फिर से पूछती है कि वह कौन है। इस बार वो कहता है कि वो बस एक इंसान है जिसे कदमा गांव के नीचे ठंडी नींद में कुछ मिलियन साल तक रखा गया था। मजाक में वो पूछती है कि उसने हाइबरनेशन से पहले क्या किया था। जेन ईमानदारी से जवाब देता है कि वो अपने देश के लिए स्पेशल फोर्सेस एजेंट था। भले ही हजारों साल बीत गए हों, समय बीत गया, लेकिन उसे वो दिन आज भी साफ साफ याद हैं, जैसे अभी कुछ साल पहले ही हुए हों। जिज्ञासु होकर वो और पूछती है कि जो आदमी अपने देश के लिए लड़ा उसे ठंडे नींद में क्यों बंद कर दिया गया। वो उदास होकर बताता है कि वो अपनी मिशन में असफल रहा। उसे सच में यकीन था कि अगर वो खुद को पूरी ताकत लगा दे तो सबको बचा सकता है, लेकिन आखिरकार वो फेल हो गया और सब कुछ खो दिया। वो ये भी मानता है कि प्रोफेसर बनना कोई मौका नहीं था, उसे अल्टन परिवार की ताकत की जरूरत थी। फिर आगे बढ़ते हुए वो उससे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो जल्द ही रास्ता दिखाती है, उसे एक धूल भरे जर्जर कमरे में ले जाते हुए, बताते हुए कि ये पहले एक स्टोरेज रूम था जहां प्रशिक्षक अपने पढ़ाने के सामान रखते थे। एक शेल्फ पर एक उल्लू की प्रतिमा तुरंत उसकी नजर में आ जाती है। वो पूछता है कि उसे यहां लाने का असली कारण क्या था, तो मिरिया मानती है कि वो उसी स्टोरेज रूम के ठीक बगल में स्थित उस अजीब खाली जगह की जांच कर रही थी। वो जगह बहुत बड़ी है कि उसे बस खाली छोड़ा गया हो, इसलिए वो पक्की है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण छुपा हुआ है। बिना देर किए प्रोफेसर जिन आराम से हाथ बढ़ाते हैं और उसे उल्लू की मूर्ति पकड़ता है। वो उसे शक की नजरों से देखती है, सोचती है कि वो इतनी धूल भरी पुरानी सजावट को क्यों सहला रहा है। जैसे ही वो मूर्ति को थोड़ा घुमाता है, किताबों की अलमारियां खुल जाती हैं और एक छुपा हुआ रास्ता अंदर की ओर दिखता है। वो आराम से उसे बधाई देता है कि उसने गुप्त कमरे के होने का सही अंदाजा लगाया। मिरिया हैरान रह जाती है, समझ ही नहीं पाती कि उसने ये व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे सुलझा ली। हमारा प्रोफेसर कूली बताता है कि उसने ध्यान दिया था कि उल्लू ही कमरे में एकमात्र साफ वस्तु थी, जबकि बाकी सब धूल की मोटी परतों में दबा था। वो उससे कहता है कि वो यहीं रुके रहो, जबकि वो अकेले ही उस संदिग्ध कमरे की जांच करने जाएगा। मिरिया हैरान होकर पक्के तौर पर कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी। वो उसे याद दिलाता है कि अंदर कोई खतरनाक घुसपैठिया हो सकता है और वो शायद उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए।
सुनहरे बालों वाली मिरिया साफ कर देती है कि उसकी काबिलियत को कम मत आंकना। वो आत्मविश्वास से कहती है कि अपनी कक्षा में वो सबसे ऊपर है, बस उसका भाई ही शायद उससे बेहतर हो सकता है। ये सुनकर वो उसे उसकी बात पर मान जाता है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं, पुराना और टूटा फूटा सीढ़ी जो दोनों की उम्मीद से कहीं ज्यादा नीचे तक जाती है। मिया चुपचाप इस बात की तारीफ करती है कि पूरी अंधेरी जगह में बिना किसी मुश्किल के रोशनी को कंट्रोल करना कितना आसान है। जेन मजाक में जोर से कहता है कि ये जगह बिल्कुल उसी तरह का डंगौन लग रहा है जहां फैंटेसी गेम में मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जिससे लड़की उसकी गेमर वाली बात समझ नहीं पाती और थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर से जिज्ञासु होकर वो उसके अतीत के बारे में फिर से पूछती है। वो जानना चाहती है कि क्या उसके दिमाग में कोई शकीश है, क्योंकि खतरे का पीछा करना तो उसकी खासियत थी। वो मुझे हंसी आ रही थी कि उसने उसकी इतनी अविश्वसनीय कहानी को इतनी जल्दी कैसे मान लिया। उसके भरोसे के लिए एक छोटी सी इनाम के तौर पर उसने बताया कि उसे पूरा शक है कि लॉर्ड रडमैन कहीं न कहीं इस मामले में शामिल हो सकता है। वो तुरंत पूछ बैठी कि उसे इतना कैसे यकीन है। प्रोफेसर जेन ने समझाया कि भले ही वो आदमी लेक्चर के दौरान बहुत करिश्माई लगता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसमें कुछ बहुत ही अजीब सा होता है। उन खामोश पलों में वो चिपचिपा आदमी ऐसा लगाता है जैसे वो कोई गुप्त साजिश रच रहा हो। उसने बताया कि ऐसा व्यवहार दिखाता है कि ऐसा उन लोगों में आम होता है जो दुनिया के सामने अपने असली स्वभाव से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इसके ऊपर उसे ये बात भी साफ लग गई कि वो आदमी एक टीचर के लिए बेहद ही कमजोर नजर रखने वाला है। मिरिया मानती है कि उसने शुरू में लॉर्ड गीता पर शक किया था, लेकिन जैन उसकी बात को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल नहीं रखता वो कभी भी कोई सच्चा पापी साजिश रच नहीं सकता। उसकी हैरानी की बात यह है कि वो तो इतना भी कह जाता है कि वो झुर्रियों वाला बूढ़ा पागल शायद दिल से अच्छा इंसान है। आखिरकार ये दोनों अंत तक पहुंच जाते हैं, सीढ़ियां जो एक बड़े धूल से भरे हॉल में खुलती हैं। मिरिया की आंखें इस विशाल भूल भुलैया को देखकर चौड़ी हो जाती हैं जो सीधे अकादमी के मैदान के नीचे छुपी हुई है। अचानक जेन चलना बंद कर देता है, क्योंकि वो भी उतना ही हैरान है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कागुरा की प्रयोगशाला ऐसे किसी जगह पर छुपी होगी। जब जेन उन दरवाजों को देखता है जो नैनो मशीनों से सुरक्षित हैं, जिन्हें इस जमाने के लोग बस आत्माएं कहते हैं, तो वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि ये सचमुच कागुरा की प्रयोगशाला ही है। मिरिया वो घबराने लगती है, क्योंकि उसने काफी समय तक तलाश की थी, लेकिन कभी भी उस बड़ी दरवाजे को नहीं ढूंढ पाई जो पूरे समय अकादमी के नीचे छुपा हुआ था। जैन उसे समझाता है कि आम लोगों को ऐसा दरवाजा खोलने के लिए खास चाबी की जरूरत होती है। उसे याद आता है कि हकम ने कुदामा गांव में ये चाबी विरासत में पाई थी और उसे लगता है कि यहां किसी के पास भी शायद ऐसी ही चाबी होगी। लेकिन जयन तो पहले ही जानता है कि उसके पास अपने आप पूरी पहुंच है, तो वो आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लॉक सिस्टम तुरंत उसे सबसे ऊंचे अधिकारी के तौर पर पहचान लेता है और जल्दी से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं, जेन सोचता है कि जो इस देश के शासकों को गिराने की कोशिश कर रहा है, शायद वही इस जगह तक भी पहुंच रखता था। इस बीच मिया वहीं हैरान खड़ी है, ये समझ ही नहीं पा रही कि ऐसा कुछ उनके अकादमी के बिल्कुल नीचे मौजूद था। फिर वो जेन से पूछती है कि क्या उसे सच में चाबी की जरूरत नहीं पड़ी, तो जेन आराम से जवाब देता है, प्राचीन इंसान इस मामले में खास होते हैं। मिया आखिरकार मानने लगती है कि जेन की बातें शायद सच हों और चुपचाप उसके पीछे पीछे गहरे जमीन के नीचे छुपे हुए लैब तक जाती है। अंदर वे कई भ्रष्टाचारियों को बड़े लोहे के पिंजड़ों में बंद देखते हैं, और अजीब बात यह है कि वे सभी पूरी तरह से शांत हैं, किसी भी तरह के पागलपन का संकेत नहीं दिखा रहे। जेन को याद आता है कि बैंडिट्स ने पहले भी कुछ भ्रष्टाचारियों को बंद किया था और वे भी तब तक अजीब तरह से शांत रहे थे जब तक कि उन्हें आखिरकार आज़ाद नहीं किया गया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उसे ये सोचकर तकलीफ होती है कि कोई इतने बड़े भ्रष्ट लोगों को बिना किसी को पता चले ऐसे जगह तक कैसे ले जा सकता है। मिरिया मानती है कि उसके भाई की इस अकादमी को लेकर शंका शायद सही हो सकती है। वो सुझाव देती है कि वे चुपचाप वहीं छुपकर बैठ जाएं और इंतजार करें, ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे पकड़ सकें, क्योंकि आरोपी जल्दी या बाद में जरूर वापस आएंगे। लेकिन जेन उसे बताता है कि खड़े होकर इंतजार करने की बजाय उन्हें जल्दी से कुछ करना चाहिए, अकादमी को बंद कर दो और पहले इन भ्रष्ट लोगों को संभालो। मुरिया कहती है कि वे इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड को भागने नहीं दे सकते, लेकिन जेन बताता है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर ये भ्रष्ट लोग तांडव करने लगे तो अकादमी में हर किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब वो कहता है कि उसका भाई भी शायद यही फैसला करता, तो लड़की आखिरकार उसकी बात मान जाती है। फिर जेन जोड़ता है कि उसे इस सब के बारे में बुरा शक हो रहा है, और जब भी उसे ऐसा महसूस होता है उसका इंस्टिंक्ट्स आमतौर पर सही साबित होते हैं। वो कहता है कि वो खुद लैब को थोड़ा और जांचेगा और उससे कहता है कि वो ऊपर जाकर अपने भाई को ले आए, ताकि अकादमी को कर्फ्यू में रखा जा सके और छात्रों की सुरक्षा हो सके।
उसे वापस सतह पर भेजने के बाद जिन अंडरग्राउंड फैसिलिटी में और गहराई तक जाता है, उम्मीद करता है कि कुछ काम के सुराग मिलेंगे। इसी बीच सतह पर पतला चूहा नए ट्यूटर से हारने पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भी वो जिनको एक कमतर प्रजाति कहता है और उसे दोष देता है, उसका नाम खराब कर रहा है। फिर हेडमास्टर लॉर्ड गीता के पास जाता है और उस दुबले चूहे से कहता है कि अजीब हरकतें करना बंद कर दें, क्योंकि छात्र असहज महसूस करने लगे हैं। हेडमास्टर के सामने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाता है। फिर उससे लॉर्ड रडमैन के बारे में पूछा जाता है, जो उस सुबह से लापता है। हेडमास्टर घबराई हुई लगती है, लेकिन मोटे आदमी की गैर मौजूदगी उसे और ज्यादा चिंता में डाल देती है। तभी वो अकादमी के ऊपर काला बादल मंडराते हुए देखती है और सोचती है कि अभी क्या हुआ होगा। इस बीच मिया तेजी से सतह की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, उसका सामना लॉर्ड रोडमैन से हो जाता है। वो मोटा आदमी जो सुबह से लापता था, अब उसके चेहरे पर एकदम बुरी और शरारती शक्ल है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो कुछ गलत करने वाला है। लैब में वापस जेन कुछ अजीब लाल रंग के पोर्टल्स को देख रहा है, जो जैसे जीवित हों, धड़क रहे हैं। वो सोचता है कि क्या ये सच में जीवित हैं और क्या इन्हें कागुरा ने बनाया है। फिर जेन को वो मैसेज क्यूब मिलता है जो कागुरा ने छोड़ा था। साथ ही नैनो मशीन इंजेक्टर भी। प्राचीन इंसान उम्मीद करता है कि ये क्यूब उसके लिए ऐसे सुराग रखता होगा जो उसे मौजूदा हालात को समझने और सुलझाने में मदद करें। वो जल्दी से क्यूब को एक्टिव करता है और एक होलोग्राम सामने आता है, जिसमें कागुरा आराम से कॉफी पीते हुए नजर आती है। कागुरा पहले ही जानती थी कि जेन इस लैब तक सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि ये लैब वहीं सबसे करीब है जहां वो जागेगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस लैब में वो एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे जो इंसानों ने सैकड़ों मिलियन साल पहले भी कभी नहीं बनाया था, और डिवाइस की थोड़ी सी ताकत अभी भी मौजूद है, जिनके इस्तेमाल के लिए इंजेक्टर में सील किया गया। वो इस कामयाबी पर खुद की तारीफ करता है और फिर आखिरकार बताता है कि वो जो दिमाग उड़ाने वाला यंत्र है वो असल में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कागुरा इतनी बड़ी चीज बना सकती है, लेकिन अब सब कुछ समझ में आने लगा है। आर्गस ने बताया था कि अचानक शहर में अजनबी आक्रमणकारी दिखाई दिए थे। उसके दिमाग में अलार्म बजने लगे, क्योंकि जो भी इस डिवाइस का मालिक है वही सब कुछ के पीछे हो सकता है। खासकर यहां तो पूरा चिड़ियाघर भर के दानव बंद हैं। फिर उसे पागल वैज्ञानिक के रिकॉर्ड किए हुए संदेश में कुछ अजीब सा दिखा। असली टेलीपोर्टेशन डिवाइस तो एकदम नीले रंग की थी। अगर ये सच है तो ये सामने खड़ा लाल रंग का डिवाइस क्या है? ठीक उसी वक्त जब पास वाली घड़ी 12 बजाती है, डिवाइस एक तेज गूंज के साथ चालू हो जाता है। जेन खुद को संभालता है, तैयार होकर कि कोई भयानक दहशत बाहर निकलने वाली है, लेकिन इसके बजाय पिंजरों के अंदर बैठे सारे घुसपैठिए एकदम हवा हो जाते हैं। ऊपर की तरफ सतह पर आर्गस और होली नाइट्स अपनी सबसे बुरी आफत को असली वक्त में देख रहे थे। सैकड़ों हमलावर आसमान से राजा की राजधानी पर बरस रहे थे, जैसे कोई बैटल रॉयल मैच में अचानक कूद पड़े हों। नीचे भूमिगत वो चिकना मोटा आदमी मिया की तरफ सबसे डरावनी मुस्कान के साथ मुड़ता है। वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि वो इतनी तनाव में और अधीर क्यों दिख रही है। मिया ठंडे अंदाज में उस सुअर को कहती है जो इसकी जिम्मेदारी है कि रास्ता हट जाए, वरना लड़ाई करनी पड़ेगी। सच में हैरान होकर लॉर्ड आर्डीमैन मानता है कि उसे शक था कि वो उसे काफी समय से जांच रहे थे, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो ये बात बहुत देर से समझ पाई। जब मिया ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने शांत होकर कहा कि न्याय का दिन आ गया है। उसका गंजा सिर जो आलू के आकार का था, ये बताता था कि वो शुरू में इस घटना को टालना चाहता था, लेकिन 2 चूहे जो उसके लैब में छुपकर घूम रहे थे ने उसे मजबूर कर दिया। खासकर उसने महसूस किया कि उसकी बड़ी योजना के लिए असली खतरा जीन है। उसके दिल की हर एक अनुभूति ने उसे चेतावनी दी थी कि नया इंस्ट्रक्टर सबसे बड़ी परेशानी साबित होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिया का भाई बिना किसी पक्की जानकारी के पहले से ही जानता था कि जी ही वो था जिसने छुपा हुआ रास्ता खोजा था। सोचता है कि अब बातों में वक्त खराब करना बेकार है, इसलिए उसने फैसला किया कि यहीं सब गवाहों को खत्म कर देना चाहिए। मिया इस बात पर हंसने लगती है कि उसे लगता है वो उसे हरा सकता है। रडमैन के चेहरे पर एक डरावनी शैतानी मुस्कान फैल जाती है जब वो अपनी असाधारण ताकत का घमंड करता है। वो नहीं जानता कि एक लड़की चुपचाप उसके पीछे आ रही है, उसके सिर से भी बड़ा एक मटका लेकर। मिया घबराकर पसीना बहा रही थी, लड़की के लिए डर और इस बेवकूफाना योजना के कामयाब होने पर शक के बीच फंसी हुई। बिना किसी हिचकिचाए हकामा अपनी छोटी छोटी बाहों से पूरी ताकत लगाकर उस मोटे हरामी के चर्बी से भरे सिर पर जोर से वार करती है। मिया चौंक कर उसे देखती है और जानना चाहती है कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी। हकामा जल्दी जल्दी बताती है कि वो जेन को ढूंढने आई थी। बाहर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है और उनके संरक्षक के बिना सबको बचाना नामुमकिन होगा। रास्ते में वो टकराई थी एक और नया स्टूडेंट कूडो। लड़की ने बताया कि उनका प्रोफेसर थोड़ी देर पहले स्टोरेज रूम में गया था। नई लड़की को थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसने टीचर को बेहोश कर दिया, लेकिन हकामा जोर देकर कहता है कि वो गंदू पूरी तरह से इसके लायक था।
वैसे भी क्योंकि उसने कभी उनके चेहरे पीछे से नहीं देखे थे, अगर मामला बिगड़ गया तो आसानी से ब्लॉन्ड प्रिंसेस पर आरोप लगा सकते हैं। उसी वक्त जैन आखिरकार सीढ़ियों के ऊपर पहुंचता है। चिंतित होकर वो पूछता है क्या हुआ। तभी उसे फर्श पर पड़ा एक सुस्त सूअर दिखता है, जैसे गिरा हुआ बोलिंग पिन। हाकामा तुरंत बोलता है, उसे बाहर निकाला और बताया कि शहर पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले से पता था कि लैब के हमलावरों का एक ही मंजिल हो सकता है। मुरिया का रंग उड़ गया जब उसे ये एहसास हुआ और वे तीनों बिना एक सेकंड गवाए बाहर भागे। पूरे शहर में आग लगी हुई थी और आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका था। डर के मारे लोग हर तरफ भाग रहे थे, जैसे कोई नरक टूट पड़ा हो। उन सभी हमलावर जीवों में से एक राक्षस था, जो एक विशाल विलगैक्स जैसा दिखता था। वो अब तक सबसे मजबूत लग रहा था। मिया का अपना प्यारा घर इस हालत में देखकर उसकी जुबां बंद हो गई। वहीं जैन अपने सीने पर असफलता का बोझ फिर से महसूस करता है। सोचता है कि काश उसने मौका मिलने पर उस डिवाइस को नष्ट कर दिया होता। हाकामा उसे फिर से हकीकत में ला देती है। वो उस विशाल टेंटिकल मॉन्स्टर की ओर इशारा करती है, जो एक भयंकर हमला तैयार कर रहा है, सीधे शाही महल की तरफ। अपनी गलती सुधारने के लिए जैन उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है जो कागुरा ने उसके लिए छोड़ा था। इस्तेमाल करने के बाद उसे टेलीपोर्टेशन का एक कम जोर वाला वर्जन मिल जाता है। पागल वैज्ञानिक ने बताया था कि नैनो मशीनें हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार एक्टिवेट होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्टोर करती हैं। इसके अलावा इसकी रेंज यूजर की नज़र के सामने की छोटी दूरी तक ही सीमित होती है। लेकिन ये नियम आम लोगों पर लागू होते हैं और जीन बिल्कुल भी आम नहीं है। उसकी काबिलियत के सामने वो प्रैक्टिकली अपनी नज़र जितनी दूर देख सकता है उतनी दूर टेलीपोर्ट कर सकता है। एक सेकंड भी हिचकिचाए बिना वो गायब हो जाता है और फिर कहीं और प्रकट हो जाता है। राजमहल पर हमला करने से ठीक पहले सीधे उस भारी लेजर बीम के रास्ते में